हाथ पैसे वाले स्कूलों पे कब्जा किए हुए हैं। नौकरी को तालीम की जरूरत है, तालीम को नौकरी की जरूरत नहीं है। पढ़ना तो इसलिए है कि ये आदमी को इंसान बनाता है। भाई ये मालेगांव जो है इतनी शानदार बस्ती हो सकता था कि पूरे हिंदुस्तान में हम बता सकते थे कि देखो ये मुसलमानों का शहर है। अगर आप कहते हो कि मेरा लीडर सिर्फ इसलिए कि मेरी कास्ट का है इसलिए वो बुरा भी करे तो वो अच्छा है, तो फिर मोदी के साथ जो लोग खड़े हैं वो कौन से गलत हैं? इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ कायद और सालार से छोटा तो कोई है ही नहीं। शहर सत्यानाश हो रहा है। पहला शहर है जहाँ काम नहीं होता, सिर्फ उसका ऐलान होता है तो बड़े बड़े बैनर लगते हैं शुक्रिया के। तो बड़ा ही ने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा माजूर है उसको तालीम से महरूम कर दूंगा? इम्तियाज़ खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। और मुझसे काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि यार इम्तियाज़ भाई को भी इनवाइट किया जाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं भाई। पहले अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए, कैसे हालात थे घर के और बचपन कैसा गुजरा आपका? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत ममनून हूँ, और सच्ची बात तो यह है कि कॉफ़ी विद खान जो है वो बहुत तेज़ी से मालेगांव में एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जी जी जी। मुझे लगता है कि लोग मुंतज़िर हैं कि अब किसका नंबर आएगा, किसका नंबर। और एक बड़ी खिदमत है इसलिए कि एक आम आदमी को ये तजस्सुस होता है कि जिनको वो शहर में देखता है उनके हालात ज़िंदगी थोड़े से जाने जाए। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे बारे में भी कुछ बातें आप यहाँ पे पूछें, सुने, उसके लिए बहुत ममनून हूँ मैं। बचपन तो ये समझ के चलिए कि बचपन वैसा ही गुजरा जैसे उमूमन मालेगांव में बचपन होता है। ओके। एक बहुत ही शरारती बच्चे का। अच्छा। और मैं अपने घर में मेरे माँ बाप के जितने बच्चे थे, 3 भाई और 1 बहन, उनमें अगर कोई सबसे शरारती था तो सिर्फ मैं था। वो दूसरे भाई तो बहुत अल्लाह मियाँ की गाय। अच्छा। और बहुत शरीफ, लेकिन ये कि उनके हिस्से की जितनी शरारत हो सकती थी सब आपने कर ली, मैंने की। और पढ़ाई जो है वो नयापुरे में चूंकि नहीं, तो कुछ शरारतों के बारे में बताओ भी ना कि क्या क्या ऐसे कौन सी शरारतें करते थे? कुछ सबसे घर में नंबर 1 शरारती बच्चा था घर में? नहीं, देखिए जैसे मेरे घर का मामला ये था कि घराना जो है बहुत मजहबी था। चाचा आलिम दीन और वालिदा बहुत सख्त मजहबी, वालिद साहब का बड़ा मजहबी ये मामला, तो उसका असर भाइयों पे बहुत था। मेरे साथ मामला ये था कि मैं ओबीडियंट जो है उस तरीके से नहीं था। अच्छा। जब तक घर छूटा नहीं तब तक पता नहीं चला कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। तब तक मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने माँ बाप को बहुत रफली ट्रीट किया। जब तक कि यहाँ था मुझे लगता था कि जैसे एक आम माँ बाप होते हैं वैसे हैं, लेकिन जो उनकी खिदमत है वो तो बाहर निकले तो पता चला माँ बाप होते क्या हैं। यहाँ पे तो ये समझ के चलिए कि नदी नाला, अब आप मौसम नदी हो, गिरना नदी हो, इसकी कौन सी कहना चाहिए जगह है जहाँ पे हम नहाने नहीं गए। और फिर उसके बाद नहाने के लिए निकले तो पहले पैसा कहाँ होता था आदमी के पास। आदमी निकल गया और उसके बाद वहाँ पे जब 2-3 घंटा आप तैर लेते हैं तो भूख के मारे आपकी हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। फिर आप क्या करें, जेब में पैसे नहीं। 2-4 दोस्तों में ये होता था कि एक चवन्नी बचा के रखना। वो चवन्नी इसलिए बचाई जाएगी कि जब नहा के निकलेंगे तो कहीं से तेल ले लेंगे खोपरे का। अच्छा। वो बालों में लगा लें, हाथ पाँव में लगा लें, ताकि घर पे पता ना चले। उसके अलावा तो यह है कि किसी खेत में घुस गए, कहीं बंद गोभी, कहीं फूल गोभी, कहीं इमली, कहीं जाम, जो मिला उसको तोड़ के खाया। और उसमें कई मरतबा ऐसा हुआ कि सालदार ने अगर पकड़ लिया तो पिटाई भी हुई। अरे बचपन तो वैसे ही गुजरा है। लेकिन एक चीज थी कि स्टेज जो है, पता नहीं इस माइक से शायद शुरू से मोहब्बत थी। जी जी। मदरसे में भी था तो सालाना जलसे हों या मजहबी जलसे हों उसमें नज़में पढ़ना। ओके। स्कूल में तकरीरी मुकाबले और ड्रामा, हर चीज़ जो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में अल्लाह करम है शुरू से शामिल रहा मैं। कौन सी स्कूल से तालीम शुरू की, मतलब आपने? इस प्राइमरी तो मैंने ग्रीन हाई स्कूल जो नयापुरे में है, ग्रीन प्राइमरी, वहाँ से अव्वल दोम पढ़ाई की। उसके बाद फिर सोम चारुम जब यहाँ आज़ाद नगर आ गए तो खंडेलवाल में। और उसके बाद 5वीं से 10वीं तक तहजीब हाई स्कूल में पढ़ाई हुई। और तहजीब हाई स्कूल ही असल में टर्निंग पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का। ओके। मतलब तहजीब हाई स्कूल में उस वक्त शायद मालेगांव के सबसे बेहतरीन टीचर्स जमा हो गए थे। एक ऐसी कहकशां थी असातिज़ा की जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि उनमें से बेशतर अपने सब्जेक्ट के सबसे अच्छे टीचर्स थे। अच्छा। आप मैथ्स की बात करेंगे तो वहाँ शमीम सर थे, अंग्रेजी की बात करेंगे तो खालिद फैजी सर थे, तारीख की बात करेंगे तो याकूब अय्यूबी थे, जोग्राफी की बात करेंगे तो सैयद अब्दुल माजिद थे। मतलब ऐसे असातिज़ा, बेहतरीन असातिज़ा। अब कुछ लोगों का नाम ना लूँ तो नासिपासी भी होगी, लेकिन ये कि हर सब्जेक्ट में ज़बान अच्छी,
पढ़ाने का अंदाज अच्छा, और शायद उस वक्त तक के हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं आया था कि पैसा दे के लोग लगते थे, तो मुखलिस लोग पढ़ा रहे थे, तनख्वाहें बहुत ज्यादा नहीं थी, अपने पैसे को, अपनी तनख्वाह को हलाल करने का जो एक जज्बा था दिल में, उसलिए लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत कुछ इनकलाब आया, तो उसमें सबसे बड़ा रोल तहजीब हाई स्कूल का है। और आपकी लाइफ में जिससे कोई ऐसी शख्सियत जिससे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं आप? देखिए, मैं अपने असातिज़ा में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के यहाँ पे एक शमशाद सर थे, मारते बहुत थे, लेकिन अजीब शख्सियत थी उनकी, मोहब्बत भी वैसी किया करते थे। फिर खालिद फैजी सर, अच्छा, मतलब इन लोगों को देख करके, ये उर्दू में बात करें तो ऐसा लगता था कि उनसे अच्छी ज़बान किसी की नहीं है, अंग्रेज़ी में बात करें तो ऐसा लगता था उनसे अच्छी अंग्रेज़ी कोई नहीं जानता। मैं जब एमए कर रहा था और खालिद फैजी सर के घर गया तो मुझे लगने लगा कि अब तो मैं एमए कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे पता चला कि अभी सर के आसपास नहीं है। तो इनसे फिर उसके बाद जब कॉलेज में आए तो प्रोफेसर अमानुल्लाह खान, अपने सिटी कॉलेज? सिटी कॉलेज। दो खान सर हैं जिनका मेरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर है। एक तो प्रोफेसर अमानुल्लाह खान और दूसरे 4M खान, जो हमें वहाँ पे मिले MSG कॉलेज में। अच्छा। इन दो लोगों का, अच्छा, दो बिल्कुल ऑपोजिट शख्सियात। एक स्टेज का आदमी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, जिस ज़बान में बात करे ऐसा लगता है उस ज़बान, मतलब अहले ज़बान की तरह वो ज़बान में बात करे। अमानुल्लाह खान सर, पर्सनालिटी ऐसी, ओ हो कि आदमी देखता ही रह जाए। बहुत कम होता है कि आदमी की शख्सियत भी बहुत शानदार हो और वो बात भी वैसी करे। वरना बहुत सारे लोग बहुत जाजिब नजर दिखते हैं, बहुत हैंडसम, वजीह दिखते हैं, लेकिन जैसी ज़बान मुंह खोलते हैं तो पता चलता है कि शख्सियत कुछ भी नहीं। अमानुल्लाह खान सर की शख्सियत ऐसी थी कि जैसे नजर आते थे उनका बातिन उससे बेहतर था। और 4M खान सर जो है, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताऊं कि उमूमन ये होता था कि MA BA कर रहे हैं आप, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, लेकिन लोग जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, यानी जो नॉवेल एक्चुअल में है, जो ड्रामा एक्चुअल में है, शेक्सपियर को एक्चुअल में, स्पेंसर को एक्चुअल में नहीं पढ़ते थे, बल्कि नोट्स होती थी। यानी आप सवाल जवाब याद कर रहे हैं। MA में जाने के बाद, BA में जाने के बाद अगर आप सवाल जवाब याद कर रहे हैं तो क्या मतलब है? 4M खान सर वो थे जो कहते थे ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो। मैं मिर्जा गालिब की तशरीह पढ़ के मिर्जा गालिब को बड़ा शायर कहता रहा हूं, बेवकूफ़ी की बात है। मिर्जा गालिब को समझूं तो उसकी वाकई आग का दरिया पे मैं बात दुनिया जान की करूं, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ूं, उस पे सवाल जवाब, तो मजे का खेज है कि आदमी लिटरेचर पढ़ रहा है और एक्चुअल लिटरेचर को नहीं पढ़ा है। तो हमारे 4M खान सर जो है, इन्होंने हम लोगों के दरमियान इस बात को जगाया कि आप जिस मकाम पे आ चुके हैं तालीम के, वहाँ पे आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। मैं 12वीं में था, मुझे शौक हुआ किताब पढ़ने का। अच्छा। उससे पहले इब्न सफ़ी और ये सब तो पढ़ते थे। तो मैं मालेगांव स्कूल की लाइब्रेरी में गया और मैंने लाइब्रेरी देखी। वहाँ पे जो सबसे जाड़ी किताब थी उसका नाम था आतिशे चनार। ओके। शेख अब्दुल्ला साहब की किताब थी। मैंने लाइब्रेरियन से कहा मुझे ये किताब चाहिए, तो कहने लगा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो मैंने कहा 12वीं में। बोले तुमको समझेगी? तो मैंने कहा कि आपका काम किताब देना है। बोले अभी तक सर लोग नहीं लेके गए उस किताब को, तुम क्यों लेके जाना चाहते हो? अच्छा। तो अच्छा, यही सूरत हाल सिटी कॉलेज में, MSG कॉलेज में जब किताब इशू करने के लिए ये बहुत मशहूर कहना चाहिए नॉवेल निगार हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, अमेरिकन, जिनको एक कहना चाहिए उनकी एक नॉवेल पे नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उसका नाम था द ओल्ड मैन एंड द सी। अच्छा। उस नॉवेल को लेने के लिए जब मैं गया तो उसने कहा नहीं, बच्चों को नहीं देते। तो मैं 4M खान सर के पास आया, मैंने कहा सर वो किताब नहीं दे रहे। सर मेरे साथ गए और उनसे कहा कि ये लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनाई गई है। उसने कहा कि टीचर्स इशू नहीं करते। बोले ये किताब मैं बहुत ज़माने के बाद इशू कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह 4M खान सर और ऐसे असातिज़ा ने ये दाइया पैदा किया कि ज़बान को उसके सही लिटरेचर के साथ पढ़ो, सिर्फ सवाल जवाब यानी डिग्री सिर्फ लेकर के आप क्या कीजिएगा। माशाल्लाह आपकी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी आप उर्दू बोल लेते हैं। तो इंग्लिश वो सीखने का रुझान बचपन से ही था कि मुझे इंग्लिश सीखना है? मतलब ये माइक जो है, हाँ, माइक ही ने अंग्रेजी की तरफ माइल किया। क्रिकेट का मैच है, ओके, और अब अपने घरों में टीवी कहाँ रहता था, तो किसी बजरंगवाड़ी में या सबाडी बाजार में किसी के यहाँ पे बैठ के आप क्रिकेट देख रहे हैं, या महमूद डॉक्टर के दवाखाने में, तो उसमें अंग्रेजी में भी कमेंट्री होती थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा ग्रेग चैपल का
और टॉनी ग्रेग का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था, रवि शास्त्री का स्टाइल बहुत पसंद था, हर्षा भोगले हैं, तो इन लोगों की जब कमेंट्री सुनता था तो मैं उसकी नकल करता था। अच्छा। बचपन में मुझसे अच्छी क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत थे, लेकिन मुझसे अच्छी कमेंट्री करने वाले शायद ही वो भी इंग्लिश शहर में कोई था। तो मैं अच्छा बहुत अंग्रेजी नहीं समझती, लेकिन वो स्टाइल, वो वोकैबुलरी जो है, वो अल्फाज वहां से आ चुके थे, उसको अक्स करके जो बोलना था, तो वो शौक तो बचपन से था। ओके। तो अंग्रेजी जैसी भी बोली बहुत अच्छे अंदाज में बोलने की कोशिश तो की। ये सीखा कैसे, मतलब आपने अंग्रेजी इतनी जो अच्छी बोलते, ताकि हमारे नौजवानों को भी पता चले कि अगर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा आसान तरीका है कि अच्छी इंग्लिश आप बोल? सबसे अच्छी जबान सीखने का सबसे आसान तरीका है कि उसको सुना जाए। ओके। हमने जबान कैसे सीखी? हमने जबान सीखी अपने माँ बाप को सुन करके। आप अगर अच्छी, आपको अरबी, आप मिडिल ईस्ट में रहे हैं जी, आपने तो कोई ग्रामर की किताब नहीं पढ़ी, बिल्कुल। लेकिन दुनिया की किसी भी जबान को सीखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसको सुने। अब सबसे अच्छी जबान कहाँ पर है? वो जो ब्रॉडकास्ट होती है, जो टेलीकास्ट होती जी है। जी जी। मेरे मामू थे, इंतकाल हो गया, अब्दुल कादिर फैजी। उनके यहाँ पे मतलब मालेगांव में कुछ ही घरों में टेलीविजन था, तो उनके घर में टीवी जब था तो मुझे बहुत अच्छी से याद है कि वो हर संडे को द वर्ल्ड दिस वीक एक शो आता था प्रणॉय रॉय का, बीबीसी पे। अच्छा। तो मामू जो है उनको बॉक्सिंग मैच देखने का शौक था, और दूसरी बात ये, या फिर अजायबात दुनिया देखने का, जो जिसको डिस्कवरी वगैरह हम कहते हैं, तो वो बुला के बिठाते थे और दिखाते थे। तो जब अच्छी अंग्रेजी आपने सुनी, कहते हैं ना कि जब मिट्टी पे जिस तरीके की बूंदें पड़ेंगी उस तरीके का पौधा उगेगा। तो बहुत अच्छी बूंदें पड़ी, बहुत अच्छी फुहारें आई, तो इसलिए अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छे लोगों को सुना। तो इसलिए म्यार जबान के हवाले से भी, मेरे वालिद मजदूर थे, हमारे घर में 4-5 रिसाले आते थे। अच्छा। उनमें सबसे पहले तो हिलाल से, हमारे यहाँ खैरंदेश से शुरुआत हुई, फिर अल हिलाल हाथ में आया, उमंग आया, ऐवान उर्दू आया, नूर आया, अल हसनात आया, बतूल आया। ऐवान उर्दू तो पूरे मालेगांव में 3-4 आता था, जो लाइब्रेरियों में जाता था उसमें से एक मेरे घर पे आता था। अच्छा। तो अल्लाह का करम है कि न चाहते हुए भी वो चीज आपके घर में है, तो आप उसको उठा के पढ़ते हैं। तो अल्लाह का करम है कि उसकी वजह से जब जितना अच्छा आपने शुरू में पढ़ लिया, जितना अच्छा आपने शुरू में, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, आपने एक बार सेट कर दिया है। अहले मालेगांव में बहुत अच्छी उर्दू पढ़ी जाती है, लेकिन अच्छी उर्दू बोली इसलिए नहीं जाती कि अच्छी उर्दू सुनी नहीं गई है। बिल्कुल सही। आज मालेगांव में जैसी उर्दू बोली पढ़ी जाती है, या उर्दू का जैसा माहौल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं इस एतमाद के साथ इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं घूमा हूँ, और उर्दू के बेशतर जो कहना चाहिए दबिस्तान समझे जाते हैं वहाँ पे, लखनऊ में था मैं, वहाँ पे एक साहब बहुत अच्छी उर्दू में बात कर रहे थे। बातों बातों में मैंने कहा कि कल का अखबार आपने देखा होगा, उसमें बहुत अच्छी सुर्खी थी, और उसमें वो खबर थी कि ना माफ कीजिए इम्तियाज साहब, मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप उर्दू पढ़ नहीं, इतनी मुसज्जा, इतनी खूबसूरत उर्दू, और कह रहे मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता। तो मैंने कहा साहब आप तो ऐसा लग रहा है बेलिबास हो गए मेरे सामने। और हमारे यहाँ पे यह है कि उर्दू बहुत अच्छी पढ़ी जा रही है, बच्चा बच्चा उर्दू पढ़ता है, बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ अंजुमने हैं, शायरी की अंजुमने अलग है, अफसानों की अलग अंजुमने हैं, ड्रामे वाले बैठते हैं, तो ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लेकिन ये है कि चूंकि अच्छी उर्दू बहुत सुनी नहीं गई है। तो इम्तियाज भाई, कॉफी विद खान में आए तो कॉफी भी आ चुकी है, आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो इम्तियाज भाई, एक बात और पूछनी थी मुझे कि जैसे स्कूल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जर्नलिस्ट बनने का ख्याल कैसे दिल में आया आपके? मालेगांव में एक जगह है दारुल मुताला। ओके। अब तो वहाँ पे शायद दुकान खुल गई है, लेकिन एडीटी के सामने जो है एक दारुल मुताला था, जहाँ पे लोग जो है जाके अखबारात पढ़ते थे रोजाना शाम में। जी जी। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी किताबों का शौक था कि बड़ी किताब पढ़ी जाए, और सच्ची बात तो यह है कि जो सबसे अच्छा लिटरेचर पढ़ा उस वक्त पढ़ा जब समझते ही नहीं था। अच्छा। जैसे स्कूल में आपने गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, हफीज को पढ़ा, ये हमने जिनको पढ़ा हमें स्कूल में समझ में थोड़ी आया। वो तो बस यही था कि क्योंकि सिलेबस में है, निसाब का हिस्सा है तो पढ़ लिया, ये सब तो बाद में समझे। तो ऐसे ही दारुल मुताला में जो है अल हिलाल और अल बलाग के शुमारे मुजल्लद रखे हुए थे मौलाना आजाद के। हाँ। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और वहीं से दाइया पैदा हुआ। मौलाना आजाद का मेरी ज़िंदगी पे अगर आप कहेंगे कि पिछली सदी का कोई शख्स जिसका मेरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर है, तो वो मौलाना आजाद की शख्सियत है। और मैं जितना उनको पढ़ता गया, बल्कि हमने उनको उस वक्त पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में मौलाना आजाद पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। जी जी जी। वो 14 बरस की उम्र से मशहूर हो चुके थे वो, और जब हमने पढ़ना शुरू किया 20-24 साल की उम्र में, तब तक तो मौलाना पता नहीं क्या से क्या हो चुके थे।
तो बहरहाल उनकी शख्सियत का ज़बरदस्त असर था। तो अल हिलाल और अल बलाग पढ़ने के बाद मुझे लगा मुझे साफ़ी होना चाहिए। Okay. सबसे पहला फैसला मैंने उसी वक्त किया था कि मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो वो जर्नलिज्म है, उसी से इनकलाब आ सकता है। तो फिर जर्नलिज्म की तालीम कहाँ से मुकम्मल की आपने? मैंने सबसे पहले तो जब जर्नलिज्म की बात हुई तो मैंने सोचा कि जर्नलिज्म करना है। मुंबई पहुंचा। अच्छा। मेरे वालिद साहब नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूं। वालिद साहब कहते थे कि तुम्हारा एमए इंग्लिश लिटरेचर से हो चुका है, तुम डीएड बीएड करो और जैसे मालेगांव में टीचर बनते हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, टीचर नहीं बनूंगा। मुझे पढ़ाने का शौक था जो बाद में पूरा भी हुआ, लेकिन मैंने यही कहा कि मैं कुछ बनूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं टीचर नहीं बनूंगा। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि मैं अपने तौर पे गया मुंबई। लेकिन जब पहुंचा मुंबई तो साल भर, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 महीने ज्यादा हो चुके थे। जेवियर्स कॉलेज में गया मैं, फिर वापस आया। फिर दूसरे साल केसी कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, बहुत मशहूर कॉलेज है जर्नलिज्म का। कॉलेज का नाम है द बॉम्बे कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। 1960 का कॉलेज है, बड़े जर्नलिस्ट वहां से पढ़ के निकले हैं। कितने साल का था ये उस वक्त देखिए, जिस वक्त हम लोगों ने जर्नलिज्म किया, उस वक्त जर्नलिज्म की पढ़ाई का बहुत ज्यादा दौर नहीं था। उस वक्त ये था कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हुआ करता था। फिर उसके बाद जो है वो मास कम्युनिकेशन की बाकायदा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट तक करने लगे। तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म था जो हमने केसी कॉलेज से किया। अच्छी बात ये थी कि केसी कॉलेज मुंबई में पढ़ने का फायदा ये हुआ कि उसमें जो लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए आते थे वो सब, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में है, कोई मिड डे में है, बाकी उस वक्त कहना चाहिए जो चैनल्स थे आज तक शुरू हो चुका था, तो आज तक से कोई आ रहा है। तो इस तरीके के लोग थे जो फील्ड के लोग थे। हम लोगों को प्रेस लॉ पढ़ाने वाला एक वकील ही था, पेजेस की सेटिंग करने वाले लोग, रीडर्स डाइजेस्ट का एडिटर हम लोगों को पढ़ाने के लिए आता था। तो ऐसे लोगों ने जर्नलिज्म पढ़ाई है जो मंजे हुए खुद जर्नलिस्ट थे, यानी वो एकेडमिशियंस नहीं थे, वो एक्चुअल जर्नलिस्ट थे। तो इम्तियाज भाई एक बात बताइए, जब मालेगांव शहर से जर्नलिज्म के लिए आप मुंबई गए तो वहां जाहिर है सब नए नए दोस्त मिले होंगे, तो उस दौर का कोई मजेदार किस्सा याद है आपको? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तो यहाँ से मास्टर्स करके गया था, एमए करके गया था, और केसी कॉलेज में जब पहुंचा तो लोगों को बताते डर लगती थी कि मैं एमए मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करके आया हूँ, क्योंकि वहां पे बीए किए हुए लड़के जिस अंदाज में जबान में बात करते थे और जो उनका मुताला था, हम लोगों को कुछ भी नहीं था। तो वहां पे भांत भांत के लोग, बॉम्बे का शहर, हम 2-3 लोग थे छोटे शहरों से, बाकी बॉम्बे के जितने अहम लोग थे बेशतर कॉन्वेंट से पढ़े हुए, और उन लोगों से मिलके पता चला कि हमने जो है एक कैटेगरी बनाई है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। वहां गए तो पता चला उनमें कितने भांत भांत के लोग हैं, कितनी अलग अलग इथनिसिटियां, और ये खूबसूरत कल्चर है हमारा, ये अलग अलग रंग के फूल हैं। इसको मैं नेगेटिव उसमें नहीं ले रहा हूँ। मैं ये अब एक बाग में आप जाइए, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के अगर आपको फूल नजर आए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ही रंग का फूल होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो तो यकरंगी है। लेकिन वहां जिस तरीके से मुख्तलिफ अलग अलग पर्सनालिटीज से मुलाकात हुई तो बहरहाल एक मेट्रो सिटी का, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का फील आना शुरू हुआ। कॉलेज में तो एक बड़ा जबरदस्त किस्सा हुआ। अब देखिए, केसी कॉलेज में नीचे एक हॉल है और वो हॉल बहुत अहम है। तो हम लोगों को फिल्म जर्नलिज्म जो है वो चैतन्य पदुकोण करके एक साहब थे, वो पढ़ाया करते थे, फिल्म जर्नलिस्ट थे मशहूर। ओके। तो एक दिन उन्होंने जब वो लेक्चर के लिए आए तो कहा कि नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो। नीचे हम लोग गए तो क्या हुआ? बोले नीचे सलमान खान आया हुआ है और सलमान खान जो है वो वापस इसी रास्ते से जाएगा, अंदर के रास्ते से, वो मेन रास्ते से नहीं जाएगा कॉलेज के। तो हम लोग खड़े हुए और थोड़ी देर के बाद सलमान खान सामने से नजर आया, वो आने लगा। जब वो करीब आने लगा तो इसने, चैतन्य पदुकोण ने मुझसे कहा कि उसको सलाम करो। अच्छा। तो मैंने कहा सर सलाम क्या? अरे बोले सलाम वालेकुम में बहुत ताकत है। वो मेरे करीब आया और मैंने कहा सलमान भाई सलाम वालेकुम, और सलाम, हाथ मिलाया और चला गया। तो मुझे तो गुमान भी नहीं था कि कोई सलमान खान जो है वो सलाम करने पे इस तरीके से। तो ये केसी कॉलेज की एक चीज है कि वो सलाम करने से उसे हाथ मिलाया और चला गया। तो किसी स्टार पर्सनालिटी से जो पहला अगर कोई ये हुआ तो उसके रूबरू हुए तो वो सलमान खान थे। तो इम्तियाज भाई ये बताइए, जब जर्नलिज्म की तालीम कंप्लीट हो गई आपकी, तो उसके बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साबित हो रहे थे? हैरत अंगेज तौर पे मेरा रिजल्ट नहीं आया था और मैं जी न्यूज में इंटर्नशिप के लिए चला गया था। अच्छा। जी न्यूज में जो इंटर्नशिप हुई, मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी का पहला वाकया ये था कि मैं जी में गया और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जा रहे थे शूट पे, तो मुझसे कहा कि आप उनके साथ जाइए, आपका पहला दिन है जर्नलिज्म का,
और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों की प्रैक्टिस हो रही थी, टेस्ट उनका मैचेस चल रहे थे। तो एक टीम जो है ब्रैबॉर्न स्टेडियम में और एक वानखेड़े स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस कर रही थी। उनका ये करने के लिए अब आप पहले ही दिन सचिन तेंदुलकर को सामने देख रहे हैं, आप सावरों को सामने आपके खेल रहे हैं। दूसरे स्टेडियम में आए तो शेन वॉर्न का बड़ा फैन था मैं। शेन वॉर्न एक तो बॉलर जैसा भी था, उसकी पर्सनालिटी जो थी वो सारी चीज़ें। वहाँ पे स्टीव वॉ है, वहाँ मार्क वॉ हैं, ये सारे लोग आपके सामने खेल रहे हैं। और पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है स्टीव वॉ जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद बाकायदा जर्नलिस्टों को जो है वो कुछ टी शर्ट वगैरह देगी। वो टी शर्ट मैंने एक ज़माने तक अपने पास संभाल के रखी थी। तो उतना मुश्किल इसलिए नहीं था कि उस वक्त वहाँ पे ज़रूरत थी किसी। अच्छा, जी न्यूज़ के बाद जो है, जब मैं जी न्यूज़ में ही था तो जी न्यूज़ में मुंबई के ब्यूरो चीफ जो है राजेश के सुंदरम, अच्छा, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। तो वो मेरी ज़बान से, मतलब हम उर्दू में बात करते थे, उनको लगता था वो चूँकि है तो सुंदरम बोले तो साउथ का, लेकिन दिल्ली में पला बड़ा था तो वो दिल्ली की ज़बान थी उनकी। तो उनको लगता था कि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, हमारी उर्दू ख़राब थी, उनको लगता था कि इसकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मुझसे कहने लगे कि एक चैनल आ रहा है ETV के नाम से उर्दू, अगर तुम उसको ज्वाइन करो तो ग्रोथ, वो रामू जी जैसा आदमी निकाल रहे हैं, तो तुम्हें अच्छी पोजीशन उसमें मिल जाएगी, ज़बान के लिए कुछ करने भी पाओगे। तो माशाल्लाह फिर ETV में अप्लाई किया और फौरन माशाल्लाह सिलेक्शन नौकरी मिल गई। हाँ, नौकरी जब फर्स्ट टाइम मिली इम्तियाज भाई, वो भी ETV में, मतलब टीवी की, उस वक्त क्या जज्बात रहे होंगे आपके? देखिए, आपका ख्वाब था, जैसे मैं तो स्पेसिफिक था कि मैं जर्नलिस्ट जब बनूंगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ही बनूंगा। ओके। मैंने कभी किसी अखबार में ट्राई नहीं किया। मुझे ये था कि मुझे बात करनी है लोगों से, तो मैंने हाथ में मेरे गनमाइक चाहिए, तो तय था। और जब ETV के गनमाइक आया, बल्कि जी न्यूज़ के ही गनमाइक आया, तो उसमें जो स्टोरीज की 39-45 दिनों में, और फिर अच्छा एक आप ऐसे ब्रांड से होके आए हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आपका आता ही है। फिर ETV में मराठी चैनल के साथ मैं यहाँ मुंबई में था तो ज़बरदस्त खुशी थी। आप हर दूसरे दिन ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनको अखबार में पढ़ते थे, सुनते थे, जिनके बारे में सिर्फ आप तस्वुर में था कि ये भी शख्सियात हैं। जर्नलिज्म ने क्या किया कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपको एक गांव के बच्चे से एक कहना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक जर्नलिस्ट बना दिया, और एक ऐसे सर्कल में आपको, वरना जर्नलिस्ट नहीं होते तो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हों या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बेशक यहाँ रोज आना आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाया जा रहा है। तो वो जर्नलिज्म ने तो वो एक बूम है, उसने, उस गनमाइक ने जो है वो सीधे कहां से कहां पहुंचा, यानी कई किलोमीटर का फासला बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको, उस गैप को खत्म कर दिया। मतलब कभी कभी लगता ही नहीं था कि हम एक छोटे से शहर से आए हुए हैं, ऐसा लगता था हम हमेशा से यहीं के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मालेगांव में जब जर्नलिज्म की बात मैं करता था तो लोग मुझसे कहते थे कि शाहनामे में काम करोगे। मतलब उस वक्त के लोगों को नहीं खबर थी कि जर्नलिज्म पढ़ के भी किया जाता है, खास तौर से मालेगांव में। जी। इसीलिए मेरे वालिद साहब जो अगेंस्ट थे, वो उनको पता नहीं था कि ये क्या करने वाला है। फिर वो टेलीविजन का और इसका उसका सुन करके इंतहाई मजहबी लोग, घर में कभी टीवी, मैंने बरसों टीवी में काम किया लेकिन आज तक मेरे घर में टीवी नहीं है। अम्मी अब्बू में सबसे ज्यादा सख्त कौन था? मजहब के मामले में तो अम्मी। नहीं, आपकी शरारतों के बारे में। ओहो, मैंने मार अम्मी से ही खाई है, और बहुत, मतलब माशाल्लाह मुझे सबने मारा है। माशाल्लाह सबने मारा है। मैं अपने अब्बू से भी मार गया हूँ, अम्मी से भी, और बड़े भाई ने तो माशाल्लाह बहुत मारा है, बहन ने मारा है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू से कि सब ने मुझे पीटा है। मुझे सुधारने में सबका हाथ है। सबका हाथ है। तो इम्तियाज भाई, ये ETV में कितने साल तक आपने काम किया? ETV में तकरीबन 8 बरस रहा मैं। 8 साल तक। फिर मैं वहां से चला गया, वॉइस ऑफ इंडिया करके एक चैनल आ रहा था, उसमें सीनियर पोजीशन थी। तो मैं वहां चला गया। और फिर वहां से मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया जर्नलिज्म। ETV में था तभी मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी शुरू कर दी थी। नहीं, उस दौरान में जब आप ज्वाइन किया आपने ETV को, तो कितनी शख्सियात के साथ इंटरव्यूज किया आपने? मैं तो अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जिस फील्ड की भी बड़ी पर्सनालिटीज को ले लें जी। आप फिल्मों की बात करेंगे तो मैंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, मैंने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू किया, मैंने आमिर खान का इंटरव्यू किया, शाहरुख से एक मरतबा इंटरव्यू हुआ, मतलब यू नेम इट। और ये तो सीनियर लोग हुए। फिर नौशाद साहब, अच्छा, नौशाद साहब से 101 इंटरव्यू वो अजीज भी रखते थे मुझे। अच्छा। नौशाद साहब का मामला ये था कि उनके घर में तो बाद में भी मैं जाता रहा। सुरैया एक फिल्म एक्ट्रेस थी, उनका इंतकाल हुआ था, तो उनके सॉलिसिटर ने जो है
उनकी पूरी प्रॉपर्टी ये कह के कि उन्होंने मेरी बेटी को ये हिबा कर दिया है, वो उसको कब्जा करना चाहा। तो नौशाद साहब ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हुए मुझे फ़ोन करके घर बुलाया कि तुम आओ घर। मैं जब घर गया तो मुझसे कहने लगे कि सुरैया मेरे घर पे आई थी एक मरतबा, तो मेरे बच्चों को देख के रोने लगी क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। तो बहुत रोई। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ठीक है, जो होना तो हो गया, अब एक काम करो, क्या प्लान किया है तुमने? तो बोले क्या प्लान करूं? तो बोले तुम्हारे पास क्या है? तो बताने लगी मेरे पास ये जायदाद है, ये है, वो है। तो क्या करोगी? अब तो कोई है नहीं। तो कहने लगी आप बताइए क्या करूं? तो नौशाद साहब की ज़बानी ये है कि सुरैया ने कहा कि आप बताएं। तो नौशाद साहब ने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए कि अगर आप अंजुमन इस्लाम से पढ़ी हैं तो अंजुमन को वक्फ कर दीजिए अपनी प्रॉपर्टीज। और ये बताते हैं कि सुरैया ने कहा था हाँ मैं अंजुमन से पढ़ी हूँ, मैं अंजुमन को दे दूंगी। लेकिन बाद में वो सॉलिसिटर आखिर के दिनों में, देखिए कितना भी बड़ा स्टार हो, आखिर का दिन बहुत कठिन कटता है। अगर औलाद ना हो, लोग ना हो, तो बहुत मसाइल होते हैं। उसकी मौत सुरैया की किन सर्कमस्टांसेस में, किन हालात में हुई, वो भी बहुत ड्यूबियस है। लेकिन इनका कहना था कि उसके पास बेपनाह जेवरात थे, बहुत कमाया था उसने। वो सब क्या हुआ? तो उस वजह से नौशाद साहब के करीब गया। फिर उनका इंटरव्यू मैंने जब किया, ओ हो, मैं कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, ऐसे तो मैं उनके घर आता जाता रहा। उनका घर क्या था, एक अजायब खाना। मुझे जितने जिंदा शायर मिले अल्लाह करम में, हर बड़े शायर से मैंने इंटरव्यू किया। मैंने अहमद फराज साहब का 2-3 मरतबा इंटरव्यू किया। उसके बाद अमजद इस्लाम अमजद हो, हिमायत अली शायर हों, कैफी आजमी साहब, आखिरी कैफी आजमी साहब का वक्त मुझे मिला। कैफी साहब हुए, उस वक्त नदा साहब थे, नदा फाजली के घर एक नहीं 10वें मरतबा इंटरव्यू का मौका मिला। तो शायरी की फील्ड में जितने बड़े शायर हो सकते थे इंडस्ट्री के, माशाल्लाह सबका इंटरव्यू किया। जावेद साहब का एक नहीं बहुत मरतबा उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। इन इंटरव्यूज में सबसे यादगार इंटरव्यूज किसका था? नौशाद साहब का ही था या और भी किसी का था इंटरव्यू ऐसा? नौशाद साहब का इंटरव्यू तो बहुत यादगार था, और वो इसलिए यादगार था कि उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे लता मंगेशकर आई, कैसे उनको मौका दिया, कैसे रफ़ी आए। तो ऐसा था कि वो सिर्फ नौशाद साहब का इंटरव्यू नहीं था, बल्कि वो पूरी इंडस्ट्री का एक इंटरव्यू था। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो इंटरव्यू याद है, जिसको मैं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन इंटरव्यूज़ में से है, तो वो था मेहदी हसन साहब का और शमशाद बेगम का। इनकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू समझ लीजिए कि मैंने किया। माशाल्लाह। शमशाद बेगम जो है, असल में हुआ था कि HMV जो है एक म्यूज़िक ब्रांड, आप जानते हैं, म्यूज़िक कंपनी है। तो उसने श्रद्धांजलि के नाम से एक सीरीज शुरू की थी। उसमें श्रद्धांजलि शमशाद बेगम की भी आ गई। अच्छा। अब आप बताइए, शमशाद बेगम जिंदा है, आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं? तो शमशाद बेगम का एड्रेस मैंने लिया, बहुत मुश्किल से एड्रेस मिला। 94-95 ईयर्स की एज थी जब मैं उनके घर पहुंचा हूँ। अच्छा। बड़ी मुश्किल से। उनकी बेटी जो है 72-74 बरस की थी। तो उनके घर जब मैं पहुंचा और मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने शर्त रखी कि अगर आप मुझे जली हुरूफ में उर्दू में सवालात लिख करके देंगे तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं उर्दू ही जानता हूँ। मैंने सवालात दिया और नौशाद बेगम ने जो इंटरव्यू दिया, शमशाद बेगम ने जो इंटरव्यू दिया, इतनी उम्र में उन्होंने जिस कमाल म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में जो बात की, मैंने बहुत खुल के बहुत सारी बात की। उसमें मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों अलग हो गए? तो उन्होंने कहा कि रहने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि फिर गाया नहीं जा रहा था। फिर हुआ ये था कि मुकाबला हो रहा था, कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, इसका एक कंपटीशन चला था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आजकल जो ये रीमिक्सेस का ज़माना है, तो ये आपको कैसा लगता है? बोले अच्छा है, अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने फला बड़ी सिंगर हैं, इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर समझी जाती थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि ये बहुत वाहियात गा रहे हैं और बहुत गंदे वीडियोस बन रहे हैं। तो बोले असल में उनको तकलीफ ये है कि रीमिक्सेस मेरे गानों के हो रहे हैं। फिर दूसरा इंटरव्यू मेहदी हसन साहब की ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू। उनकी तबीयत नासाज थी, तो हरिहरन ने जो है उनको बुलवाया था और अंधेरी में एवियन करके, एवियन इंटरनेशनल एक होटल है वहाँ पे। तो जब मैं गया तो वो व्हील चेयर पर ही चलते थे, तो बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ और मैंने जब उर्दू के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आओ। मैं जब पहुंचा, उजलत करने लगे, उनको कहीं जाना था किसी म्यूजिक कंपनी के। मैंने कहा सर मैं बहुत मुश्किल से आपके पास आया हूँ, मैं 10 मिनट तो आपका लूँगा। और मैंने तमहीद बांधी, वो आदमी जो कह रहा था जल्दी जल्दी कीजिए, मैंने तमहीद बांधी कि नादरीन आदाब, मैं इम्तियाज़ खलील, आप देख रहे हैं TV उर्दू। गज़ल को असनाफ़ ज़ुग़न की मलिका कहा जाता है।
ये और इसके एलिमेंट्स खुद इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें किसी ज़ाहिरी या किसी बैरूनी जीनत की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिन्होंने इसके मकाम को मज़ीद एतबार बख्शा है। अगर हम ऐसी आवाज़ों की फहरिस्त तैयार करेंगे तो जो सर फहरिस्त नाम होगा उस नाम की शख्सियत आज हमारे दरमियान है। मेरी मुराद मेहदी हसन साहब से है। और फिर मैंने कहना चाहिए, सवाल पहला मैंने किया कि मेहदी हसन साहब, क्या वजह है कि सरहदों पे पहरे लगे होते हैं, ताल्लुकात पे बर्फ जमी होती है और आपकी आवाज़ किसी पहरे की फिक्र न करते हुए हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जा घुसी हैं? क्या वजह है कि बुलबुले हिंद यानी लता मंगेशकर कहती हैं कि जब मेहदी हसन साहब गाते हैं तो उनके मुंह से इंसान नहीं भगवान बोल रहा होता है। अब मेरा सवाल ख़त्म हुआ, उसके बाद वो बहुत देर तक सिसकते रहे, रोते रहे और उसके बाद फिर एक शेर कहा कि तख्ते मश्के सितम मुझको बना रखा है, सूरत हरफे गलत मुझको मिटा रखा है। क्या बात। फिर 1 घंटा मुझसे बात की और जाते मेरे सर पे हाथ रखा और बेटा जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। फिर वो बेचारे वहाँ पाकिस्तान गए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। गुलाम अली हो, आबदा परवीन हो, फरीदा खानम हो, उस इंडस्ट्री के भी अक्सर बड़े लोगों का इंटरव्यू करने का मौका। आबदा परवीन से भी मिला मौका? जी मिला नहीं, इंटरव्यू किया मैंने। अरे यार, ताज होटल्स में बॉलरूम में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बाकायदा उनका बहुत शानदार इंटरव्यू हुआ था। लेकिन यादगार वैरन मेहदी हसन साहब से तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो बड़ी खुशी हुई। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, मैंने मेहदी हसन साहब का भी इंटरव्यू किया और गुलाम अली का भी। सिर्फ एक छोटा सा फर्क बताऊंगा आपको। बिल्कुल जरूर। देखिए, जब मैंने तमहीद बांधी, आपने उस तमहीद को सुना, तकरीबन ऐसी ही तमहीद मैंने गुलाम अली के लिए भी बांधी और मैंने कहा कि बर सगीर हिंदो पाक की सबसे तवाना गजल गायकी की आवाज़ हमारे साथ है, मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं तो अमेरिका और बरतानिया में भी गा चुका हूँ। आप समझ रहे हैं यही फर्क समझ में आ जबान का। तो मेहदी हसन साहब की, देखिए मेहदी हसन साहब की गायकी का फर्क ये था कि वो शायरी को समझते थे डेफिनेटली। इसलिए फिर तरन्नुम भी और जितने मतलब उस्ताद शोरा की गजलें उन्होंने गाई है वो अपने आप में वाकई में, और हर गजल के जॉनर, मतलब वो गजल का जो मूड है उसके साथ गाई है, उसके रंग को समझते हैं। उसके रंग को समझते बेशक। तो इम्तियाज भाई, आपने बाद में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनानी शुरू की, तो अब तक के किन किन टॉपिक्स पर और कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई आपने? ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है, आप अगर मुझे मौका दें तो 1 मिनट में मैं बताऊं कि मैं तो था जर्नलिस्ट जी, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं उबैद खान, मुंबई में फोटोग्राफर हैं, बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं, यानी ये समझ लीजिए कि मेरी जितनी उम्र है उतना उनका तजुर्बा है। अच्छा। तो एक दिन वो आया और मुझसे कहने लगे कि अंजुमन इस्लाम की तारीख पे मुंबई में जो है उस पर एक फ़िल्म बनानी है, आप अगर कहो तो हम दोनों मिलके कर सकते हैं काम। तो मैंने उबैद भाई से कहा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, मैं कैसे कर पाऊँगा? नहीं बोले, मैंने आपके पैकेजेस देखे हैं, आप कर लोगे। तो मुझे वक्त लगा, 2 महीना मैंने उनसे, फिर ये हुआ कि वो, चूँकि मैं जामखाना वाला साहब उस वक्त सदर थे, उनको जानता ही था, वहाँ पे उनके पास पहुँचा तो जामखाना वाला साहब ने कहा, नहीं मुझे भरोसा है आपके ऊपर, कीजिए। और मैंने माशाल्लाह मीनार नूर के नाम से अंजुमन इस्लाम की तारीख पे एक फ़िल्म बनाई। मैं अब देखता हूँ फिल्म को तो बहुत कमज़ोर फिल्म है, लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो सारी चीज़ें थी, लेकिन ये कि उस फिल्म को देखने के बाद जामखाना वाला साहब ने मुझसे कहा कि तुमने मेरी मुग़ल आज़म बना दी। अच्छा। इतना खुश थे वो। तो वो वीडियोग्राफी के हिसाब से शायद बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन उसका नरेशन जो है, और वहीं से मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि मैंने अपना वॉइस ओवर खुद ही किया था। तो वो मीनार नूर से फिर ये हुआ कि अल्लाह करम है कि मौका मिलता गया, और वो चीज़ जो उबैद भाई के साथ एक शौक के तौर पे शुरू हुई थी, बाद में वही मेरा प्रोफेशन बन गया। और अल्लाह करम है कि आप मुंबई पुलिस जो है उसकी कहना चाहिए, उसमें उसकी तारीख पे मैंने फ़िल्म की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है उसकी तारीख पे फ़िल्म की है, उसके अब तक के काम मैं अक्सर करता रहा हूँ। फिर उसके बाद अंजुमन इस्लाम का तो मैंने नाम लिया, फिर अभी जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसके 100 साल। अच्छा। 100 years ऑफ जामिया मिलिया, वहाँ पे मैस्कॉम जैसा इदारा है जहाँ शाहरुख खान पड़े हुए हैं। जब मैं मुंबई से गया तो मैं खुद भी थोड़ा सा नर्वस था कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन अल्लाह करम कि बहुत अच्छी फिल्म होगी। फिर उसके बाद अजमल परफ्यूम्स जो है, आसाम में इनके जितने भी काम हैं या दुबई में इनका जो कमर्शियल काम है उसको मैंने किया। फिर मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब, उनके इदारे से 2006 से जो मैं जुड़ा, तो आज तक ये समझ लीजिए कि 50 फिल्म तो उनके लिए की है। अच्छा। मेरी 3 जुमा की नमाजें जो है, जब मैं वॉइस ऑफ इंडिया में था तो 3 जुमा की नमाजें बैक टू बैक फौत हुई थी, मुझे जोहर पढ़नी पड़ी थी। अच्छा। काम की वजह से। तो मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया कि अब्बा 3 जुमा हो चुका है, मैं नमाज नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं जोहर पढ़ता हूँ। अब्बा बोले छोड़ दे।
2008 में मेरी 45,000 रुपये तनख्वाह थी। उस वक्त 45,000 रुपये तनख्वाह आज जिसकी है उसकी 4 लाख रुपये 3 लाख रुपये तनख्वाह है। डेफिनेटली। और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। और उसी दौरान एक वाक़या हुआ था, जर्नलिज्म के चंद वाक़यात जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। उसमें बकरीद का वक्त था और मैं जो है देवनार स्लॉटर हाउस गया हुआ था। अब देवनार में हिंदुस्तान भर के अलग अलग भांत के बकरे आते हैं और दुम्बे आते हैं, बहुत लाखों रुपए की चीज़ें बिकती हैं। उसको हम कर रहे थे तो एक लड़का, मैं पीटीसी करने गया, एक लड़का बार बार सामने से आ जाता, तो मैंने गुस्से में आया और उस लड़के को चिल्ला दिया। अच्छा। अब जाहिर सी बात है आपके कैमरे के बीच में वो बार बार है, अब भीड़ में आप करते हैं तो ऐसा होता है। अब जब मैंने चिल्लाया तो उसका बाप, चाचा, बाबा और ये सब आ गया और मुझे गालियां देने लगे। मेरे साथ पुलिस वाला था और मुझे गालियां दे रहे और मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मालक का बेटा था। नहीं, मालक नहीं, वहां पे मतलब कई 25,000 वहां पे उनकी बरादरी के लोग, और वो तो आप अगर कुछ करने की कोशिश करें, आप देवनाथ स्लॉटर हाउस में हैं। तो ऐसी हालत हुई, पुलिस वाला भी उसको समझाता रहा और उसके 2 जुमले मुझे बहुत खराब लगे। क्या रे, अपने आप को शाहरुख खान समझता है क्या? अच्छा। हाँ, अपने आप को शाहरुख खान समझ, चल निकल ऐसा। वहाँ से मैं निकलते निकलते सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में आया तो मैंने सोचा नवाब मलिक को फ़ोन करूँ उधर के मिले और इसको बताऊँ, सबक सिखाऊँ। लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने कहा कि यार ठीक है, उसने एक बात तो बहुत सही कही कि मैं शाहरुख खान तो हूँ नहीं, सिर्फ शाहरुख खान का, शरद पवार का या किसी बड़े आदमी का, मेहदी हसन का इंटरव्यू कर लेने से मैं बड़ा आदमी थोड़ी हो गया। जर्नलिज्म जो है वो दिमाग में चली जाती है, जर्नलिस्ट को लगने लगता है कि मैं ही उत्तम हूँ। अरे हम सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम वो शख्सियत तो नहीं बन गए। उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि यार मेरे अंदर क्या है, मेरा अपना जौहर। मैं जिंदगी भर लोगों को इंटरव्यू करके बताता रहूं कि ये कौन है, ये कौन है, मैं क्या हूं। मैं जिंदगी में कब बताऊंगा लोगों को कि मैं क्या हूं। और वहीं से मैंने तय किया कि अब जर्नलिज्म को किनारे करना, और अल्लाह करम है कि जिस वक्त मैंने जर्नलिज्म से अलहदगी इख्तियार की, मेरे दोस्त कहते हैं कितना सही फैसला था, उसके बाद जर्नलिज्म बचा कहाँ? सही है वहां तो उसके बाद तो वो आप देख लीजिए क्या मौका है वहां पे, बहुत सही वक्त पे जहां से, वरना रामोजी राव के साथ जब तक ईटीवी का मामला था वहां कोई रुकावट नहीं थी, आप कोई खबर भी किसी के खिलाफ कर सकते थे, आपके पास पक्के सबूत होने चाहिए थे, आपकी बात सच्ची होनी चाहिए थी। आज आपको तो अच्छाई और सच्चाई बोलना ही नहीं है, आपको लिख करके दिया जा रहा है, आपको सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं, आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको जज्बाती बातें उबारनी है। मुझे बहुत याद है बॉम्बे में ये सूरत हाल थी कि जर्नलिस्टों में बाकायदा ये तरह के बहुत सारे मामला जो कम्युनल होते थे वो बीच में तय कर लिया था कि इस स्टोरी को चलाएंगे ही नहीं ताकि मजहबी तौर पे मुनाफरत ना पैदा हो। बिल्कुल। बहुत आज तो ढूंढ ढूंढ करके वो सारी चीजें निकालते हैं। तो बहुत सही वक्त पे जर्नलिज्म से निकला और अल्लाह का करम है कि चूंकि नमाज की वजह से अलहदगी का एक बड़ा सबब था, तो अल्लाह ने उलमा के साथ और ऐसे लोगों के साथ, मौलाना मुख्तार अहमद नदवी हुए, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी हुए, ऐसे उलमा, मौलाना वस्तानी साहब का मैंने जिक्र किया, इनके कामों को दिखाने का, इनको आगे बढ़ाने का, इन्होंने जाहिर सी बात है आपने काम किया तो आपको पैसा भी दिया और एक आपके दिल की, आपके मन की चीज़ें होने लगी। तो अपना डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में तो बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया माशाल्लाह। और अभी कुछ नई डॉक्यूमेंट्री पे काम चल रहा है अभी फिलहाल? अभी नदवतुल उलमा के 125 साल नदवा के हुए हैं, उस पे काम माशाल्लाह चल रहा है। और अभी बीच में वो कौन सी जेल में भी जाकर आपने कुछ वो सारी चीजें, मैं गया था अंडमान निकोबार। देखिए मैंने कहना चाहिए 5 साल किताब मेलों को दिए, अब मैं 5 साल देना चाहता हूँ जो मुसलमानों की या उर्दू की तारीख जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए। उर्दू किताब मिला, इसका ख्याल कैसे जहन में आया, किस वजह से कि यार ये होना चाहिए अपने शहर में भी? देखिए चूंकि मैं ईटीवी उर्दू से वाबस्ता था और जब किताब मेले होते तो मुंबई के साबु सिद्दीक मैदान में होते थे, जुलूस निकल रहा है, रैलियां हो रही हैं, बच्चे उर्दू के नारे लगाते थे, उर्दू की किताबें वहाँ पे फ़रोख्त होती थी, उर्दू के प्रोग्राम होते थे। तो मैंने 7 साल कौमी कौंसिल के अरकान को ये समझाने की कोशिश की कि आपने मुंबई में लगाया, इससे शानदार और इससे ज़्यादा कामयाब मालेगांव में होगा। मालेगांव एक ऐसा शहर है जहाँ उर्दू के ताल्लुक से एक जुनून है। ये कहते थे कि यार ये मालेगांव जो है वो छोटा शहर है, हम जो है या तो स्टेट कैपिटल में करते हैं या नेशनल कैपिटल में जहाँ एयरपोर्ट हो, ट्रेन की सहूलत, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं। मैंने कहा लेकिन उर्दू वाले तो हैं। फिर ये हुआ कि एक मरतबा कौमी कौंसिल मालेगांव के जितने भी तालीमी इदारे उनके लेटरेट पे लेटर लिख करके भेजा और कौमी कौंसिल में पब्लिशर्स के साथ एक मीटिंग हुई। तो पब्लिशर्स में से आधे एक साहब तो खड़े हो कहने लगे मैं मालेगांव जाते रहता हूँ, वहाँ पे 1 रुपये का अखबार लोग खरीद के नहीं पढ़ते, किताबें क्या खरीद के पढ़ेंगे। वहाँ एक बुजुर्ग थे और एक सरदार जी थे। इन लोगों ने कहा कि आज तक
कोई खुद से इस तरीके से आया नहीं कि हमारे यहाँ पे होना चाहिए। बच्चा जिस तरीके से आया, हमारा नुकसान हो चुका है, एक मरतबा और नुकसान झेलेंगे, लेकिन इस बच्चे को मायूस नहीं भेजेंगे। और वो किताब मेला हुआ, इन्होंने बादिल नाखस्ता 180 स्टॉल लगते थे हमारे यहाँ, मुश्किल से 60 स्टॉल लगी, जिनमें से 8 स्टॉल जो है वो ऑफिस और यही सब थी। तीसरे चौथे दिन किताबें ख़त्म हो गई थी, और वो लोग जो मुखालिफ थे वो आज सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो आके माफिया मांगी। अच्छा। और कहीं ना कहीं मैं जर्नलिज्म में भी था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने शहर को प्रोजेक्ट करना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि जो 2 किताब मेले हुए, इन 2 किताब मेलों को क्या, अच्छा मालेगांव के किताब मेले के बाद सबसे बड़े काम क्या हुआ जानते हैं आप? कि कौमी काउंसिल छोटे शहरों में गई, उससे पहले बड़े शहरों में परेशान थी। 20 लाख, 22 लाख, 40 लाख, सबसे ज्यादा कामयाब किताब मेला 50 लाख की किताबें बंबई में फरोख्त होती थी। मालेगांव में टूटे फूटे किताब मेले में 90 लाख रुपए किताबें फरोख्त हुई, जिसमें पुराने कैलेंडर्स दे दिए गए। मैं बता रहा हूँ 5वें 6ठे दिन किताबें खत्म हो गई, इधर उधर से किताबें मंगा करके दी गई, उसमें 90 लाख रुपए किताबें फरोख्त हुई। बताइए कितनी बड़ी बात है। टॉम ऑल्टर जब आए थे वो हैरान थे। वो उन्होंने मोनाजात जैसा 2.5 घंटे का ऐसा ड्रामा जो बिल्कुल अदबी था, वो हैरान थे कि मुझे आज तक ऐसे सुनने वाले मिले ही नहीं, इतना शानदार उनको मालेगांव। तो मुझे ऐसा लगता था मालेगांव का सिंगर हो, मालेगांव का एक्टर हो, मालेगांव का शायर हो, जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरे शहर की नुमाइंदगी उस बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी जरिए होनी चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे जो टैलेंट है, बाद में जो लोग यहाँ से निकल के गए, आपने देखा कि उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बेशक बेशक, बहुत अच्छा जज्बा इम्तियाज भाई, अल्लाह आपके इस जज्बे को हमेशा कायम रखे और कामयाब करे। नादी नाम से भी कोई एक आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया था इम्तियाज भाई? यहाँ से जब जर्नलिज्म के लिए वहाँ गए और पढ़ाई के बाद नौकरी भी मिल गई, तो हमेशा एक चीज़ होनी चाहिए कि जब अहम लोगों से मिल रहे हैं तो हम उसे अपने तक क्यों महदूद करें। बहुत अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो तो उसे अपनी ज़ात तक क्यों महदूद करें। मेरे शहर को भी उसका फैज़ होना चाहिए। बिल्कुल। तो नादी एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था जिसमें बच्चों को मोटिवेट करते थे हम। तो ऐसी अहम शख्सियात को ला करके 15 दिन का, 10 दिन का उनका वर्कशॉप और उनके साथ उनका इंटरेक्शन। फाइटर्स हैं या इंटरनेशनल लेवल के किक बॉक्सर्स हैं या बड़े ओरेटर्स हैं या अंग्रेजी अच्छी बोलने वाले, अच्छी क्लासेस करने वाले, उन लोगों को लाना, हर फील्ड से जुड़े, हर फील्ड के लोगों को ला करके कोशिश करते थे कि उनको यहाँ के बच्चों से मुतारिफ कराएं। बल्कि मुझे बहुत अच्छी से याद है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हम लेके आए, कि लेके तो हम आए और उसके बाद मालेगांव में लोगों से ऐसे ताल्लुकात होंगे कि हम किनारे हो गए और वो उन लोगों के ताल्लुकात हैं। अच्छा। और ये सही, ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मिलने वाले। और ये नशा मुक्त मुहिम जो शुरू की थी आपने इम्तियाज भाई, तो इसका क्या असर रहा? कुछ असर नजर आया इसका कि कुछ? किसी भी काम के असर के ताल्लुक से तो काम होना ही नहीं चाहिए। मुझसे पूछ या मुझसे जो सवाल होगा वो ये होगा कि मैंने इक़दाम क्या किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब नशा मुखालिफ मुहिम में ले करके यहाँ मालेगांव में आया तो मेरे अपने दोस्त ये कहते थे कि यार वो किताब मेला या वो उस तरीके की चीज़ें अच्छी थी, ये बड़ा अजीब सा मामला है, इसमें सब अपने लोग हैं। लेकिन मुझे एक क्या इंटरव्यू में मैंने सुना था कि मालेगांव जैसे शहर में 1 करोड़ रुपए का गुटखा रोजाना फरोख्त हो रहा है। 2015 में 1 करोड़ रुपए का गुटखा रोजाना फरोख्त हो रहा था। यानी आप सोचिए, जिस शहर को आप कहते हो मस्जिदों का, मनारों का, मजदूरों का, गरीबों का, उस शहर में 365 करोड़ रुपए, क्योंकि इसमें कोई संडे नहीं होता, हो सकता है संडे और जुमा को ज्यादा खाया जाता हो, तो 365 करोड़ रुपया आपका जा रहा है गुटखा खाने में, जिससे जो बीमारियां आ रही है, एक तो पैसा आपका जाया हो रहा है, आपकी कौम का। देखिए, एक बच्चा 100 रुपया जाया कर रहा है, वो उसका इंडिविजुअल नहीं है, ओवरऑल आप देखेंगे तो आपकी पूरी कम्युनिटी का, आपके मुल्क का पैसा है, आप जाया कर रहे हैं उसको। 365 करोड़ रुपया जाया करने वाले बंबई में इधर उधर जाके ब्याज मांगते हैं, स्कॉलरशिप मांगते हैं, ये सब मांगते हैं। बीमारी होती है तो यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा सरमाया आप जाया कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि कौन इसको मानता है, कौन इसका असर लेता है। उससे ज़्यादा ये कि 100 दिन मैं अपना काम धंधा छोड़ के बॉम्बे से यहाँ आ गया अपने अहबाब से। और माशाल्लाह मालेगांव की खूबी है कि आप अच्छा काम लेके उठो, यहाँ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई शक। जो काम मैंने किया उसमें लोग, अकेला मैं क्या करता, ये तो यहाँ के लोग हैं, वो आते गए। और नशा मुखालिफ मुहिम का सबसे अहम फ़ायदा मुझे ये लगता है, हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की बच्चों के ऊपर, स्कूल और कॉलेजेस में गए। हमने कहा कि जो हमारी नस्ल जो एक ज़माने से इसमें मुलव्वस है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नए आ रहे हैं, देखो उनका भैया सिगरेट पी रहा है, अब्बा बीड़ी पी रहे हैं, अम्मा तंबाकू माच रही है, मौलाना कुछ खा रहे हैं, जिस मदरसे में जा रहे हैं वहाँ का मौलाना भी गुटखा दबाया हुआ है, तो वो तो ये समझ रहे कि ये समाज का हिस्सा है। ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये हमारे समाज का हिस्सा, वो उसको बुरा ही नहीं जान रहे। तो इस पूरी मुहिम का सिर्फ एक मकसद था कि लोग ये समझें कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये बुरी हैं,
और अल्लाह करम है उसमें बहुत कामयाब हुए। जिस तरीके से कहना चाहिए आपके बॉलीवुड की हमने मदद ली, जी जी जी। आपके एक्टर्स जो है उसमें सामने आए। फिर नुक्कड़ नाटक इतना शानदार से राज दुलार सर ने किया था कि वो जहां होता था लोग फोन करके नंबर लगा रहता था कि अब आज हमारे चौक में होगा, कल हमारे चौक में होगा, और माशाल्लाह उससे जो अवेयरनेस आई माशाल्लाह। बिल्कुल। फिर स्कूलों में अलग अलग किस्म के मुकाबले हमने किए, सियासी लोग भी साथ आए। कुछ सियासी लोग ऐसे थे जो मुलव्वस थे, उन्होंने वादा किया कि नहीं करेंगे, और माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ा, कुछ शायर हैं जिन्होंने छोड़ा। इम्तियाज भाई, अभी तक के आपने कितने ममालिक का सफ़र किया है, किस ताल्लुक से किया और वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा आपका? देखिए, जब अल्लाह मेहरबान होता है तो किस तरीके से मेहरबान होता है कि आगे का मैं बोल दूंगा गधा पहलवान। मैं आपको गधा कहना नहीं चाह रहा था। तो बहरहाल देखिए, अल्लाह की मेहरबानी है। वो कहते हैं ना, छप्पर फट गया। हाँ। मैंने जिंदगी का पहला सफर हिंदुस्तान के बाहर अगर कुछ किया तो अमेरिका का किया। अच्छा। अमेरिका की गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का एक प्रोग्राम है IVLP, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। तो हुकूमत अमेरिका का मेहमान था 2009 में, पहली मरतबा अमेरिका गया। और उसके मतलब वो सफ़र जो है वो तकरीबन महीने भर का जो सफ़र है, अच्छा, उसने अमेरिका के बारे में और ये समझ के चलिए कि वो जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में जो कहना चाहिए नज़रियात थे, जो सोच थी, उसको यकसर तब्दील करके रख दिया। मैं अमेरिका से इतना मुतासिर हुआ वहाँ से आने के बाद कि मैंने बहुत सारी, देखिए किसी चीज़ का असर लेने में जो अच्छी है उसका तो असर लेंगे, जो बुराइयाँ हैं वो बुरी हैं, सब जानते हैं। अमेरिका को हमारे यहाँ पे गाली ही दी जाती है। वहाँ जितने दिन हम थे, हम किसी प्रोग्राम में 1 मिनट भी लेट नहीं हुए, और जहाँ पे भी गए कहीं मतलब किसी जगह हमने घड़ी नहीं देखी, वक्त की जो पाबंदी हमने देखी। और दूसरी एक बहुत अहम चीज़ जो हमने गौर की वो ये कि वहाँ पे लोग 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो 8 घंटा सिर्फ काम करते हैं। हमारे यहाँ नहीं कि आ गए, अभी थम लगाया है और उसके बाद फिर चाय। मैं मालेगांव में देखता हूँ, यहाँ एक फिल्म की शूटिंग के ताल्लुक से थोड़ा सा घूम रहे थे स्कूलों में, तो एक स्कूल में पहुंचे, म्यूनसिपल स्कूल की बात कर रहा हूँ, कि जब पहुंचे तो वक्त हो चुका था, बच्चे बाहर खड़े हुए थे, स्कूल खुली नहीं थी। फिर हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे वो गए, फिर टीचर आया, भी खोले और थोड़ा सा देखे। उसके बाद हम लोग एक शूट करके मैं अपने मेहमानों को एक होटल दिखाने के लिए गया, तो वो सारे असातिज़ा बैठ के वहाँ चाय पी रहे थे। बताओ, ऐसी काम के ताल्लुक से भी ये मामला है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो कप में, मग में कॉफ़ी ले लेते हैं, हॉट डॉग ले लेते हैं, लेकिन काम जो करते हैं वो इंतहाई लगन और ईमानदारी से 8 घंटा काम किया, और उसके बाद फिर वो ज़िंदगी भी अच्छी जीते हैं। जो छुट्टी है उसमें अपनी फैमिली को दे रहे हैं। अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मालेगांव में मैंने एक चीज़ देखी है कि घूमना फिरना खाना पीना सब दोस्तों के साथ होता है। फिर सफाई जिस तरीके से देखी, वहाँ मस्जिद देखी, जो भी चीज़ देखी, फिर वहाँ के मुसलमानों का जो डिसिप्लिन देखा, तो मैंने कहा कि हम कहते थे अमेरिका के मुसलमान हमसे तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बेपनाह शानदार मुसलमान जो अपने कॉज के साथ दुनियावी तौर पे भी तरक्की कर रहे हैं, दीनी तौर पे भी बहुत पंक्चुअल हैं। वहाँ की मसाजिद देखी, बेपनाह साफ़ सुथरी मसाजिद। मैं जब अमेरिका जाने लगा तो बम्बई के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तू बहुत वहाँ मजहबी मत बनना, सरकारी पैसे घूमना फिरना मौज करना। और मैं भी वहाँ पे किसी बहुत अच्छे इरादे से नहीं कहता, ये कि जो सरकारी वो होगा उसके बाद, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पहले ही दिन जो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विसेज की एक जर्नलिस्ट जो है वो मुझे मिल गई। वो और उनके शौहर, उन्होंने मुझे बताया जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जो क्रिश्चियंस बुनियादों पे बनी हुई है, वहाँ पे मस्जिद और वहाँ पे जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसको उन्होंने दिखाया कि वो क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद जितने शहरों में जाता रहा, उनके नेटवर्क ने मेरी सपोर्ट किया, वहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद अमेरिका के बाद तो माशाल्लाह ऐसा हुआ कि दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया, फिर तुर्की जाना हुआ। तुर्की के बाद तुर्की एक कहना चाहिए दुनिया के 27 ममालिक जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं उनका जो करिकुलम, उनका जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन के लिए एक सेमिनार था, उसमें जाना हुआ। साउथ अफ्रीका, वहाँ पे रेडियो इस्लाम जो है उसके ताल्लुक से गए थे कि उन पॉसिबिलिटीज़ को, वहाँ रेडियो स्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रेडियो उस तरीके से नहीं कहना चाहिए मुस्तअमल है। और यहाँ पे जो क्या कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वगैरह जो है उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम है और उसका मिलना लाइसेंसिंग का भी बहुत मसला है, और कमर्शियल रेडियो स्टेशन महंगे बहुत हैं। फिर उसके बाद कहना चाहिए मिडिल ईस्ट के तकरीबन कंट्रीज़ में जाना हुआ माशाल्लाह। फिर अभी अफ्रीका जा कर के आया, वहाँ पे जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे बोत्सवाना जैसे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ का सबसे अहम मुल्क जो है 1 नंबर पे वो है बोत्सवाना। अच्छा। वहाँ पे जंगली जानवरों के साथ ऐसे मतलब खुली जीप में उनके इतने करीब थे कि खौफ भी था खुशी भी थी, वो उस मिले जुले जज्बात के साथ। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने दुनिया के बहुत से अहम ममालिक की, बहुत से अहम बर आज़मों का सफ़र
करने का मौका दिया। जैसे कि आपने बताया इम्तियाज़ भाई के वालिद साहब जो है ना आपको जर्नलिस्ट बनने देना चाहते थे, ना आपको वकील बनना देना चाहते थे, तो फिर आप टीचर क्यों नहीं बने? देखिए, मुझे टीचर बनना बहुत पसंद था, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद था। वो 10वीं में था तो 5 सितंबर को जो यौम असातिज़ा है उस पर तो मैं बहुत खुशी खुशी टीचर बना, और पढ़ाने में शौक़ भी है, पढ़ाने का शौक़ भी था। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी टीचर बन रहे हैं, सब दोस्त अहबाब टीचर ही बन रहे थे, तो मैंने कहा फिर वही टीचर बनेंगे, मालेगांव में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता था कि मालेगांव से बाहर जाऊं, दुनिया को एक्सप्लोर करूं, इसलिए। और अल्लाह करम है कि मुझे टीचर बनने से कोई वो नहीं था, इसलिए अब्बा का ख्वाब इस माने में भी पूरा हुआ कि मैंने 1-2 नहीं बल्कि 5 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जो शोबा जर्नलिज्म था वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाने के लिए जाता रहा। तो अल्लाह का करम है कि उस हवाले से, और बल्कि वो जो शागिर्द हैं वही तो हर 5 सितंबर को मुझे एहसास दिलाते हैं टेक्स्ट करके कि मैं कभी टीचर भी रहा था। हैप्पी टीचर्स डे पर, टीचर्स डे। यानी वालिद साहब की ख्वाहिश को कहीं ना कहीं आपने वो भी पूरी कर दी। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है इम्तियाज़ भाई, आपकी ज़िंदगी जो है कभी खुशी कभी गम ऐसे गुजरते हुए और माशाल्लाह आज एक मुकाम पर आप पहुंच गए, और बेशक ये आपकी मेहनतों का नतीजा है, उसका ही सिला है। तो इतनी लंबी जर्नी में इम्तियाज़ भाई कोई ऐसा दर्दनाक किस्सा जो आपको आज तक याद है, जिससे आज भी याद करके आप उदास हो जाते हो मन ही मन में? सच्ची बात तो यह है कि जर्नलिज्म हर दूसरे दिन ऐसे वाक़यात और किस्सों से भरी है, जहां आप फिल्म स्टार्स और बड़े लोगों से मिलते रहे, जहां चकाचौंध देखी, 5 स्टार होटल्स देखे, वहीं पे ज़िंदगी की हकीकत भी देखी जी। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा किया। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं कितने गिनाऊं, लेकिन एक वाक़या ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, मैं जब भी सोचता हूं उसके बारे में मेरी आंख में आंसू आ जाता है। अच्छा। वो वाक़या ये है कि बॉम्बे में एक मज़ाफ़ात में एक बस्ती है ट्रॉम्बे, जहाँ पे बाबा एटॉमिक रिसर्च है, उसके पास एक झुग्गी झुपड़पट्टी है। वहाँ पे 10वीं के रिज़ल्ट लगे थे, तो 10वीं के रिज़ल्ट के बाद जो है होता है कि आप इंटरव्यू करते हो, ये मेरिट में आया है, वो मेरिट में। तो वहाँ की झुग्गी झुपड़पट्टी के एक माजूर बच्चे का, जिसे अब लोग हैंडीकैप नहीं कहते हैं बल्कि डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, तो ऐसे बच्चे को 74% की हासिल करने पे मेरिट लिस्ट में उसको मकाम मिला था। तो मुझसे कहा गया कि उसका इंटरव्यू करूं। मैं गया, मैं उसके इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा कि वो बच्चा इतना डिसेबल्ड था कि वो खुद से चल भी नहीं सकता था, वो रेंगता था, दोनों पैरों से और दोनों हाथों से माजूर था वो, और आइडियल स्कूल में पढ़ा हुआ था। उसका बाप बढ़ई था, कारपेंटर। तो मैं उसको देखा, मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा जो है वो स्कूल कैसे जाता है? तो कहने लगा कि मैं लेके जाता हूँ इसे। मैंने कहा कैसे? उसकी एक बहन भी थी, वो भी माजूर थी। तो बोले कंधे पे डाल के। मैंने कहा रोज? तो बोले हाँ। बोले पहले मैं दूसरी अगर काम करता था, लेकिन उसके बाद फिर जब बच्चों को स्कूल का मामला हुआ तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बच्चों को के स्कूल का नुकसान नहीं करूँगा, मैं अपने घर के पास ही मैं काम करने लगा, और जब स्कूल का वक्त होता है पहुँचाता हूँ और लेके आना मेरी ही जिम्मेदारी। मैंने कहा 10-12 साल से मुसलसल आप कर रहे हैं? बोले हाँ रोज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको बोझ नहीं लगता? कहा नहीं। बोले मुझे तो एक अजीब सी खुशी होती है, मैं बच्चों को जब आते देखता हूँ, जब थका देखता हूँ, जब खुश देखता हूँ, तो बोले वो तो मेरी ज़िंदगी की ग़िज़ा है। बेशक। फिर ये हुआ, अब मेरी स्टोरी वो जो है उर्दू मराठी सब में चली, तो उस वक्त आबा करके आर पाटिल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस स्टोरी को मराठी में देखा और बाकायदा ईटीवी में फ़ोन करके कहा कि इस बच्चे की ज़िंदगी भर की पढ़ाई का जो खर्च होगा वो मैं उठाऊंगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, उसके वालिद से मेरा एक ताल्लुक़ हो गया था। बल्कि एक दिन फ़ोन आया तो मैंने उठाया नहीं फ़ोन, मैं मसरूफ़ था। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो सलाम दुआ के बाद मैंने कहा और कैसे हैं आप? तो बोले अच्छा हूँ। मैंने कहा आपका फ़ोन आया था, माफ़ कीजिए मैं काम में मसरूफ़ था, नहीं उठा पाया। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले असल में एक ख़बर आपको देनी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा कैसे? बोले हो गया, वो तो उसकी तो तबीयत थी ही ऐसी। तो मैंने ऐसी तबीयत थी? तो बोले हाँ, वो तो जब पैदा हुआ था तो डॉक्टरों ने कहा था कि 1 साल जी जाएगा तो बहुत है। तो मैंने उस बढ़ई से पूछा कि आपको पता था कि ये बच्चा जीने वाला नहीं है और आप उसको रोज़ाना कांधे पे लेके जा रहे थे? मैंने कहा उमूमन ये है कि माँ बाप के दिल में एक लालच तो होती है कि मैं बच्चों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा बड़ा होकर के कामयाब होगा तो मेरा आखिरी वक्त में मेरा सहारा बनेगा। आपको तो पता था। तो उस बढ़ई ने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज़ भाई, क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा माजूर है उसको तालीम से महरूम कर दूँ मैं? क्या मतलब आप दुनिया जहान के बड़े बड़े, आज हमने क्या किया है कि हमें मिलियंस में जिसके व्यूज हैं उसी की बातें अच्छी लगती हैं। कितनी बकवास बात करके वो मर्सिडीज BMW में घूम रहा है तो हमें लगता है कि यही सच्चा
मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके आसपास कहानियां बिखरी हैं। उस बड़ा ही ने मुझे बताया कि तालीम का तो ये मकसद है कि आदमी पढ़े, नौकरी, और देखिए नौकरी को तालीम की जरूरत है, तालीम को नौकरी की जरूरत नहीं है। सवाल ही नहीं। तो वो उस आदमी ने तालीम का सही मफहूम मुझे समझाया कि पढ़ना तो इसलिए है कि ये आदमी को इंसान बनाता है। बेशक। उस बढ़ई ने जो है वो वाकई मुझे बताया कि बहुत बड़ी बात तालीम क्या है। क्या बात। तो मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि शायद हम लोगों ने, अब देखिए ना, वो इतना माजूर बच्चा है, उसको बाप रोज आना लेके जा रहा है। आदमी मेहनत करता है तो उसके सिले की तमन्ना के लिए करता है, और बाप को पता है कि ये कुछ ही दिन का मेहमान कुछ ही दिन का मेहमान है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये हर माँ बाप के लिए सीख है। अच्छा, किससे आप तवक्को कर रहे हैं? अब मुझे यकीन है कि उनको जो अजर मिलना है वो वहाँ तो यकीनन उनको बेहतरीन अजर मिलेगा। बेशक बेशक। इतनी मेहनत जो की अभी तक के सबका नतीजा मिलाकर क्या निकला आपके हिसाब से? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं तो अपने आप को इसलिए खुशनसीब समझता हूँ कि ज़िंदगी को देखने का मौका मिला। हम जो है अपने आसपास को ब्लर कर देते हैं और दूर देख रहे होते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी के बहुत सारा, वो एक बहुत मशहूर शेर है, जो हिस्से जिल्दसाज ने फेंके थे काट कर, मफहूम ज़िंदगी का उन्हीं हाशियों में था। क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो ज़िंदगी सबसे खूबसूरत है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, इसको घूमना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि हम अगर उर्दू, मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है, लेकिन सिर्फ हम उर्दू वालों में रह जाएं, दूसरी ज़बानों में जो रस है उस तक ना पहुँचे, तो हम कुदरत की ही एक बहुत अहम नेमत से महरूम रह जाएंगे। बेशक। हम सिर्फ मुसलमानों में ही रहें, गैरों के यहाँ ना जाएं, तो हम ये अल्लाह ही के बनाए हुए लोग हैं, उनके कल्चर से, उनकी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है, जो सबसे बड़ा सीख मुझे मिली वो यही मिली कि आप निकलो, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, लोगों से मिलो। ज़िंदगी हर तरफ जो है वो बिखरी हुई है, उनसे जो सबक आप ले सकते हो, देखिए ये आपके ऊपर तय है, आपके ऊपर कहना चाहिए करता है, मुनासिर करता है कि आप कहाँ से क्या अख्ज़ करो। वो कहते हैं कि एक ही चीज़ से, एक छुरी से आदमी जो है सब्जी काटता है, दूसरा गला काटता है। तो आप तय करते हो कि छुरी का इस्तेमाल आप कैसे करोगे। तो ज़िंदगी ने सबसे ज़्यादा ये सिखाया। और एक बहुत मुनव्वर आगा का शेर है कि हमको लाखों बुरे भलों में मिले, हमको लाखों बुरे भलों में मिले और हजारों भले बुरों में मिले। क्या बात। जाहिलों में नहीं मिले उतने जितने जाहिल पढ़े लिखों में मिले। हाय हाय, क्या बात है, वाह। तो मैंने देखा है कि हम जिनको बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत, ये जब आप करीब जाके देखते हैं तो पता चला कि वो सारी चीज़ वैसी है ही नहीं। और जिनको हम बहुत मामूली समझ रहे होते हैं तो पता चलता है कि ज़िंदगी के खरे लोग, सच्चे लोग तो यही थे। तो सिर्फ जाहिर देख करके तय करना जिंदगी की हर चीज में, अफराद हो या कोई मंजर हो या कोई शहर हो या कोई मुआशरा हो, कहीं भी उसका जाहिर देख करके ये तय करना कि ये अच्छा है, ये बेवकूफ़ी की बात है, जब तक आप उसको देखते नहीं, उसको परखते नहीं। ये खजाने मुमकिन है तुझे खराबों में मिले। मालेगांव के बारे में आप क्या सोचते हैं इम्तियाज भाई, कि क्या होना चाहिए, यहाँ के हालात को किस तरह से देखना चाहते हैं? जग जाहिर है कि हमारे शहर के हालात आज क्या हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं नौजवान, उसके अलावा फलाही काम कुछ भी नहीं हो रहा है, ना सड़कों का, ना इधर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी पोल खुल गई हमारे शहर की, सड़कें सब कुछ बता देती है कि हमारी असली हालत क्या है। आज दूर दराज के इलाकों में हम जाते हैं तो वहाँ की जो कंडीशन है वो तो बयान से बाहर है कि लोगों को आने जाने के लिए इतनी दिक्कतें, पानी भर जा रहा है, साइकिल से नहीं जा सकता आदमी, पैदल नहीं जा सकता, और वहाँ पे घर गरीब बेचारे परेशान होते हैं। तो ये सियासी हालात पर आप क्या अपना नज़रिया रखते हैं और क्या तब्दीली चाहते हैं इसमें? देखिए, बुनियादी तौर पे ये सियासी हालात अवाम की वजह से बनते हैं, ये खराबी नीचे से है। हम सिर्फ सियासतदानों को गालियां दें ये मुनासिब नहीं है। और हम तो, मालेगांव तो अजीब शहर है, यहाँ पे तो सियासतदान चुन के गाली दी जाती है कि ये फलाना है इसलिए इसको गाली दी जाए। उसकी अगर अच्छाइयाँ भी होंगी तो हम उसको गाली देंगे, क्योंकि हमने तय किया कि गाली सिर्फ उसी को देंगे, बाकी हमारे वाला जो है उसको गाली नहीं देंगे, वो कितना ही नालायक हो। तो हमारे यहाँ पे जो सेलेक्टिव चीज़ चल रही है, मालेगांव देखिए एक आइडियल बस्ती हो सकती थी। ये बस्ती है क्या? एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ लुटे हारे आए थे। कुछ 1857 के लुटे हारे यूपी से या बिहार से आए थे, खास तौर से यूपी से आए थे, और कुछ लोग सुकूत हैदराबाद के बाद दक्कन से आए थे, कुछ खानदेश से आए थे। इधर उधर से आए हुए लोग, हमारे पुराने लोगों ने मिलजुल करके, अब आप बताइए कि 1874 में 1875 में
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम नदवा कायम होता है और 1888 में हमारे यहाँ पे चिरागुल उलूम कायम हो जाता है। इतनी पुरानी इल्मी बस्ती है, बेशक इतनी अहम बस्ती। हमारे बुजुर्गों ने जब उनके पास कुछ नहीं था तो क्या क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, पहले पैसे वाला क्या करता था कि स्कूलों में कमरे बना देता था, अपने मरहूमीन के नाम से मदरसे में कुछ बना दे रहा था। आज पैसे वाले स्कूलों पे कब्जा किए हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। पता नहीं ये कहाँ पे जवाब देंगे, किसके पास किस जवाब से ये अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इनको लगता है कि ये दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। एक बुरे टीचर को आपने पैसा लेके अपॉइंट किया, वो 30-34 साल पढ़ाएगा, उसके हर दिन जो अपने बच्चों के साथ वो सलूक करेगा, क्या क़यामत के दिन आपका उसके हिसाब नहीं होगा। बेशक बेशक। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां लेकर के लोग पैसे लेकर के तालीम का मजाक बनाए हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सियासी मामला नहीं है। और फिर हमारे नौजवान मस्त हैं। पहले हमारे यहाँ सरदारियां थी, बड़े लोग थे, उनकी कोई सुनता था। आज मस्जिद में अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, आप बात नहीं कर सकते, उसका बाप खड़ा हो जाएगा आपसे लड़ने के लिए। हमने अपने नफ्स को, हम अपने नफ्स के गुलाम हो चुके हैं। हमने किसी को बड़ा समझा ही नहीं, ना बाप को बड़ा समझते हैं, ना बड़े भाई को बड़ा समझते हैं। तो जब तक हम नीचे से, हम अपने घर के बाहर कितनी ही शानदार इमारत बनाए अतिक्रमण करते हैं। बेशक बिल्कुल। तो एक अच्छे मुआशरे का, मालेगांव कहते हैं, अब तक हम अच्छाइयां बयान कर रहे थे कि मालेगांव मस्जिदों का शहर है, अदब का शहर है, अदीब का शहर, कहना चाहिए शायरों का शहर है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है। खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले भाई। ये मालेगांव जो है इतनी शानदार बस्ती हो सकता था कि पूरे हिंदुस्तान में हम बता सकते थे कि देखो ये मुसलमानों का शहर है। यहाँ का सियासतदान देखो कितना ईमानदार है, 1 रुपया नहीं लेता, इतना ईमानदार। हमने तो बताया कि हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स आने के लिए पैसा दे के आते हैं, हमने सुना है। कैसी बस्ती। अब बताओ, हम तस्वुर करते हैं कि एक मुसलमान बहुत मजलूम है, मुसलमान बहुत मजलूम है। यहाँ तो सब आप हो, इख्तिदार पे आप हो, ऑफिसर्स आपके हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, आप क्या कर रहे हो। और हमने दखनी और मोमिन में बांट दिया। मैं ये कहता हूं आपको कि जो लोग ये समझते हैं, मुतमईन होते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर आप कहते हो कि मेरा लीडर सिर्फ इसलिए कि मेरी कास्ट का है, इसलिए वो बुरा भी करे तो वो अच्छा है, तो फिर मोदी के साथ जो लोग खड़े हैं वो कौन से गलत हैं? वो भी तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने शहर को मुकद्दम नहीं जाना, हमने अपनी बरादरियों को, और इस्लाम तो आया था इन बरादरियों के निजाम को खत्म करने के लिए। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते, जैसे शुरू में मालेगांव के लोग थे, हमारे आपस में शादियां होती थी, हमारे अच्छा एक दूसरे दोनों कल्चर से फायदा उठाया। दोनों कल्चर्स ने, जो हमारे खानदेशी दखनी भाई थे, उन्होंने मोमिन बरादरी से फायदा उठाया, मोमिन बरादरी ने इनसे कुछ चीजें सीखी, हम एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारे बड़े लीडर्स इतने बड़े बड़े, हमारे यहाँ कायद और सालार से छोटा तो कोई है ही नहीं। शहर सत्यानाश हो रहा है, लीडर्स बहुत बड़े हैं। नारे, पहला शहर है जहां काम नहीं होता, सिर्फ उसका ऐलान होता है तो बड़े बड़े बैनर लगते हैं शुक्रिया के। अरे भाई, खुदा के वास्ते अच्छी से काम कर दो तो क्या होगा आपका। तो ये जो टेढ़ है, हमने अपने शहर को अपना शहर समझा नहीं है। क्या तब्दीली चाहते हैं आप इम्तियाज भाई, क्या बदलना चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले ये होना चाहिए, सबसे पहले जो आपकी स्कूलें हैं, आपकी स्कूलों में अच्छे टीचर्स को लगाइए। क्योंकि देखिए, स्कूलें ही नई जनरेशन को पैदा कर रही हैं। स्कूलों में जो मसाइल हैं, अच्छा टीचरों के साथ भी मसाइल बहुत हैं। एक स्कूल में 100-125 बच्चे आपने डाल दिए हैं, वो कैसे पढ़ाएगा। तो मसाइल जो है वो आप वहाँ से अगर आप सीधा करना शुरू करें, और स्कूलों में सिलेबस के अलावा जो है मॉरल एजुकेशन के लिए कोई चीज़ नहीं हो रही है, उस पर क्या काम हो सकता है, बच्चों के साथ किस तरीके से। वो तो अल्लाह का करम है कि मकातिब हमारे यहाँ आ गए कि वो मकातिब जो है बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं। लेकिन ये कि एक अव्वल चीज़ तो जैसे हमको बताना पड़ेगा कि ये मोमिन है भी तो हमारा भाई है, ये दखनी भी है तो हमारा भाई है। ये चीज़ अगर ख़त्म होगी, जो अच्छा हिंदू भी जो है ये अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, हम इनसे दूर नहीं रह सकते, सवाल ही नहीं पैदा। हम इनसे अगर दूर रहेंगे तो हमारी कहना चाहिए अच्छाइयों से ये कैसे वाकिफ होंगे। मालेगांव दुनिया का एक ऐसा आइडियल शहर बन सकता है अगर यहाँ का सियासतदान ईमानदार हो, इतना ईमानदार हो कि लोग कहें कि यार देखो यार, मुसलमान अगर कहीं पे हुकूमत कर सकते हैं तो ये देखो आइडियल लोग हैं। अब तो ये सूरत हाल है कि ये कहा जाता है कि यार कैसे चल रहा है, बहुत बदल। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बंबई से आते हैं और हमको सिखाते हैं। भाई साहब, बाहर गए तो पता चला साफ सुथरा भी रहा जा सकता है, आपने तो हमें कभी मौका ही नहीं दिया। सैनिटेशन का क्या मामला है, हमारे यहाँ पानी जो आ रहा है, ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स नहीं है हमारे यहाँ, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो खड़े हों, दादागिरी कैसी गोलियां चलती हैं भाई। मैं
बाहर से आता हूँ, एक ड्राइवर मुझसे कहने लगा कि सर मैं आपको छोड़ के फ़ौरन निकल जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? अरे बोले सर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्डर होते हैं, और बोले मर्डर होने के बाद कोई पकड़ा भी नहीं जाता। हम अगर तय करें, यार इतना प्यारा शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, अल्लाह ने इतनी सलाहियत के लोग दे रखे हैं, अगर हम सब ने मिल के तय किया, हमने प्रेशर ग्रुप बनाया जहाँ लोग खड़े हों, सवाल करें, हमने सवाल करना बंद कर दिए। तो इम्तियाज़ भाई, इतने दिनों के सफ़र में अभी तक के जो भी आप जिस मुकाम पर भी हो, तो इतनी ज़िंदगी में आपने कभी सोचा था कॉफ़ी विद खान में आने का मौका मिलेगा? कॉफ़ी विद खान का मामला ये है कि भाई अकरम भाई जो है वो एक आइडियल हैं, कॉफ़ी मिले ना मिले उनके साथ बैठ करके बात करने का मौका मिला। और कोई मकाम नहीं साहब, मकाम किसे कहते हैं? हमने तो अभी बस मेहनत की है, पता नहीं कहाँ पर है। मकाम तो बड़े लोगों ने हासिल किया, अपनी मेहनत करें, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो और मेहनत करेंगे। लेकिन ये कि अकरम भाई को बचपन से देखते आए हैं कि मालेगांव का एक आदमी है जो मेहनत कर रहा है। जब बॉलीवुड में पैसा नहीं था तब भी वो मेहनत कर रहा था, जब इनके पास पैसा आया तब भी मेहनत कर रहे थे। दूसरों के मुकाबले में इनकी स्टोरी में कंटेंट, मतलब इनके गैग्स में भी कंटेंट था, इनकी चीज़ों में भी कंटेंट था। और जब वो फैड हुआ है तब भी एक नई सीरीज और एक नए चीज़ को लेके आकर के मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करने वाले के साथ कॉफ़ी मिले ना मिले बैठने का मौका मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। शहर के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी नौजवान, जैसे फॉर एग्जांपल जो जर्नलिज्म में कुछ करना चाहता हो, किसी भी फील्ड में वो कोशिश कर रहा हो या अभी पढ़ रहा हो, कौन सी टिप देना चाहेंगे जिससे उनको हौसला मिले आगे बढ़ने में? नौजवानों से यही कहेंगे कि अपनी ज़ात में इतने मसरूफ़ और इतने मुनहमिक ना हो जाएं कि ज़िंदगी भूल जाएं आप। देखिए हो क्या रहा है कि हर नौजवान, हम सबको एक उससे हाँक नहीं सकते, पता नहीं कि किस महरूमी से लोग आते हैं, बहुत सारी परेशानियों से आते हैं। लेकिन ये कि अगर आप तरक्की करेंगे, अगर आप कुछ बनेंगे तो शहर आगे बढ़ेगा। देखिए कोई शहर, कोई मुआशरा अफराद की तरक्की का नाम है। बेशक सब तरक्की करेंगे तो मुआशरा भी आगे जाएगा। तो मैं लोगों से ही कहना चाहूँगा कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड ना हो। हमारे यहाँ पे यही हो रहा है कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं अपनी ज़ात के हिसार में। और दुनिया की सबसे बड़ी क़ैद अपनी शख्सियत का जो जाम है उसकी क़ैद है। बेशक आप उससे निकलिए, मुआशरे को देखिए। ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब है जो सिर्फ खुद के लिए जी जाए? अगर हम एक मुआशरे में रहते हैं तो अपने घर वालों के लिए जिएं, अपने अहबाब के लिए, अपने दोस्तों के लिए जिएं, अपने शहर के लिए जिएं। ये नौजवान ही इस शहर की तकदीर बदल सकते हैं। और कभी ये ना समझें कि हम छोटे शहर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ने इतना मौका आपको दे दिया है, वो सारा गैप जो था ना, नहीं होने का गैप खत्म हो चुका है। बेशक आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह है कि अपने आप को जब देख रहे हैं तो अपनी सलाहियत को, मैं अक्सर कहता हूं कि हमें जिसने बनाया है वो फजूल चीज़ बनाने वाला है ही नहीं। हमारा क्रिएटर जो है वो उसने कोई चीज़ अबस और ख़राब पैदा नहीं की है। बेशक। तो हमें हमारे अंदर उसने क्या छुपाई, अच्छाई छुपाई है, सिर्फ उसको तलाश कर लें। वो अच्छाई एक मरतबा हमारे सामने आ जाएगी, उसको पकड़ के आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बेशक। इम्तियाज़ भाई, एक सवाल और था मेरा, और थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है कि मालेगांव शहर में इतने मसाइल है, तो यहाँ पे जो जी हैसियत लोग हैं, जो काबिल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं इन हालात पर? हर आदमी को लगता है कि मैं बोल के इस मसले में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करूं, क्यों उलझाऊं। लेकिन ये इस बात से वाकिफ नहीं है कि इनके खामोश रहने से जो मसाइल बढ़ते जाएंगे तो वो आग तो घर पे भी आएगी ना। ये आग जो है, ये समझ के चलिए कि क्या हो रहा है। अकरम भाई, ऐसे लोग हैं कि अगर जो खड़े होकर के बात करें तो उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन वो खामोश हैं। अब तो ये हो गया है कि यार वो अच्छे घर के लोग, अब क्या हुआ है कि पैसे वाला अच्छे घर का है और वो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। आप मुआशरे से अपने आप को काट करके कैसे मुआशरे को आगे बढ़ाएंगे? पढ़े लिखे लोग खामोश हैं। सब चाहते हैं कि अपने मफाद पे कहीं ज़र्ब ना हो। किसी सियासी लीडर, किसी आलिम, किसी मामले में अगर कोई बात हो जाए तो ऐसा ना हो कि कल हमसे मुआवजा और हमारा कोई काम बिगड़ जाए। लेकिन ऐसा करने से जो है, आप तो शहर देखिए, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे हमने अपने बाप दादा को देखा है और उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, कल वो बताएंगे कि इस बुरे शहर के जिम्मेदार हमारे बाप दादा थे।
ये आपको बताएंगे कि ये छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए थे, अपने जाती मफादात में इतने उलझे हुए थे, इनको शहर पता ही नहीं था। और माफ़ कीजिए, जब हम अपने एक शहर को नहीं बचा सकते तो दुनिया जहान की बात कैसे करेंगे हम हिंदुस्तान भर की बात करें, हम फ़लस्तीन की बात करें, हम इसराइल की बात करें, अमेरिका की, अफगानिस्तान की। हमारा एक छोटा सा शहर है, एक इसको तो आइडियल बना लो, उसके बाद आप दुनिया जहान की बात करो और आप खामोश। देखिए, सोशल मीडिया के आने से क्या हो गया है, लिख तो बहुत रहे हैं, अब तो जिसको मुंह है, जिसको मौका मिल गया वो लिख रहा है, ऐसी ऐसी बात लिखता है, क्योंकि सामने बात नहीं करनी है। हमारे यहाँ पे एक प्रेशर ग्रुप हो, मैं वही कह रहा हूँ कि वोकला साथ बैठेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और मालेगांव में कोई एक चीज अच्छी चली, बोलते हैं कि मालेगांव में गुड़म्बे का कारोबार अच्छा चला तो 10 दुकान लग जाती है। अच्छाई का भी अगर एक छोटा सा कोई नमूना आया ना तो बहुत सारे लोग आगे आएंगे। बिल्कुल सही। बस वो पहली आवाज नहीं आ रही है। अगर जर्नलिस्ट ना होते आप, तो क्या होते? वकील होता। मैं तो लॉ करना चाहता था। अच्छा। जर्नलिज्म से पहले लॉ करना चाहता था। मेरे वालिद साहब किसी सूरत से तैयार नहीं हुए। वकील लोग झूठ बोलते हैं। मैं बहुत बताता रहा कि सारे हमारे बड़े कहना चाहिए स्कॉलर्स हैं, शायर हैं। अल्लामा इकबाल मेरे कहा वकील थे। नहीं तुझे कमाई चाहिए ही नहीं हो गया। झूठ बोलना पड़ेगा। पसंदीदा डिश आपकी? वो मंदी है जो बकरे की रान की बनी हो। पसंदीदा फिल्म? उनमें एक तो नया दौर है, फिर मुगल आजम जबान की वजह से। आपका बेस्ट फ्रेंड? अब्दुल रहमान इंजीनियर। कहाँ से? मालेगांव के ही है। अच्छा, स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स आपको ज्यादा पसंद है? पूरे हिंदुस्तान को जो पसंद है क्रिकेट। आप जब भी तन्हा होते हो तो क्या गुनगुनाते हो ऐसे? गजलें। जब भी आप घर से दूर होते हो इम्तियाज भाई, तो सबसे ज्यादा किसे मिस करते हो? जब फैमिली को। बचपन की वो कौन सी चीज है जिसे सबसे ज्यादा मिस करते हो आप? बचपन की सबसे ज्यादा जो मिस चीज की जाती है वो ये कि बचपन में पैसा नहीं था और तमन्नाएं थी, छोटी छोटी तमन्नाएं थी। आज कमबख्त पैसा आ चुका है, उन चीजों की अहमियत ही खत्म हो गई। तो वो न होना जो था ना बचपन का, उसको मिस करता हूं मैं। अगर दोबारा बचपन लौटा दिया जाए आपको, सबसे पहले क्या करना चाहोगे आप? गिरना मौसम नदी में नहाना चाहूंगा। तो इम्तियाज भाई, अभी जैसे जर्नलिज्म भी आपने किया, डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारी बनाई है, उसके अलावा और क्या करना चाहते हैं या क्या सोचते हैं आप? देखिए, 5 साल मैंने उर्दू किताब मेलों को दिया और अभी बॉम्बे के किताब मेले में मैंने बाकायदा ऐलान किया कि अब मैं किताब मेलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसलिए कि वो एक तहरीक थी, अब लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी से करेंगे। एक काम में जुड़ने का मैंने एक दूसरा काम अपने सर पे लिया है। मैंने कहा कि अगर ये बात हो रही है कि तारीख को मस्क किया जाएगा, तारीख को रीराइट किया जाएगा, तारीख जो है उसको बदल दिया जाएगा, तो हमारे हाथ पैर तो बंधे नहीं है। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म आया है, हम अपनी तारीख तो महफूज कर सकते हैं। तो अल्लाह करम है कि वॉइस ऑफ उर्दू के नाम से मैंने एक चैनल शुरू किया और मेरा मकसद ये है कि 5 साल कम से कम इस चैनल को दूं और इस चैनल में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख और इस्लाम की तारीख। ये मुल्क जो बहुत खूबसूरत था, ऐसा नहीं कि हमारे आने के बाद ही हुआ, और हमारे आने क्या आए तो कुछ ही लोग थे, हम सब तो यहीं के थे। हमारी शक्लें देख लो, हमारा सब कुछ देख लीजिए, हम तो यहीं के थे। तो मुसलमानों ने यहाँ की तहजीब में बहुत कुछ दिया है और बहुत प्यारी शख्सियात थी जिन्होंने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा। उस तारीख को महफूज करना मैंने सोचा है कि 5 साल तक अपने वॉइस ऑफ उर्दू के जरिए वो सब करूंगा। बल्कि उसी हवाले से भी मैं अंडमान निकोबार गया था। अच्छा। वहाँ पे मालूम हुआ कि लोग सावरकर की बात करते हैं सेलुलर जेल में, वहाँ जाके पता चला कि इतने नाम और इतने बड़े नाम, ऐसे ऐसे नाम, बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के, सिखों के ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े हैं सावरकर से, उनका कहीं नाम ही नहीं आता। मुसलमानों को छोड़ दीजिए, वो बेचारे सिख थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, वो बेचारे हिंदू थे, बंगाली हिंदू थे, फिर कहना चाहिए पंजाबी हिंदू थे, उन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनका नाम कहीं नहीं आने पाता। और जिन लोगों ने 9 मरतबा जो है मर्सी पिटिशन दाखिल की, उनका नाम हर जगह, उनके नाम से एयरपोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो वो सच्चाई जो है वो तो कोई बयान करे। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और आपका भी ताबून चाहूंगा मैं। जरूर। मेरा कमर्शियल कोई मतलब नहीं, अल्लाह करम है कि जो मेरी रोजी है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह ने बहुत खुशहाल रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं किसी के ताउन के बगैर। इस कॉज में भी माशाल्लाह कुछ लोग साथ में जुड़े हैं। नहीं, जहां भी जरूरत हो मेरी, आप इंशाल्लाह बस अल्लाह से दुआ है कि बस वो जो मकसद है कि हमारे पहले तो खुद मुसलमानों को और फिर हमारे भाइयों को, ये हिंदू हमारे भाई हैं, इनको भी तो बताया जाए कि मुसलमानों ने इस मुल्क में क्या कुर्बानियां दी हैं। बेशक। तो दोस्तों देखिए, इम्तियाज भाई एक बहुत ही अच्छा मकसद लेकर उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ उर्दू। तो उस चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी मालूमात मिलेंगी जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों से
हमारी नए नौजवान नस्ल है जो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी और उन्हें आगे बढ़ने का एक हौसला मिलेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। गुड बाय।